चरण, क्या तुमने सच कहा? जू होंगान की आंखें सुखद आश्चर्य से फट गईं और उसकी निगाहें चरण की ओर उत्सुकता से भर गईं। जाहिर है, ये सच है। चरण मुस्कुराया। निर्देशक जू, निदेशक वांग, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। मैं नई कृषि मशीनरी के लिए डिज़ाइन ब्लूप्रिंट लेने जाता हूँ। वाह वाह! जू होंगान और वांग योंग दोनों ने उत्साहित भाव दिखाए, जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। चरण उठा और जल्दी से वापस भीतरी कमरे में चला गया। उसके हाथ में ब्लूप्रिंट का एक ढेर था। वांग योंग और जू होंगान की नज़रें उसके हाथों पर पड़ीं, उनकी निगाहें कुछ उत्साहपूर्ण हो गईं। अगर चरण ने जो कहा वह सच था, तो कृषि मशीनरी का इतिहास एक चौंकाने वाले विकास की शुरुआत करने वाला था। चरण मेज पर बैठ गया और जू होंगान और वांग योंग को कृषि मशीनरी डिज़ाइन ब्लूप्रिंट वितरित किए। आखिरकार, उस युग की तकनीक और उत्पादकता उस दौर की बराबरी नहीं कर सकी। पूरी तरह से स्वचालित कृषि यंत्र ब्लूप्रिंट के साथ भी कम समय में नहीं बनाए जा सकते थे। उन्होंने जो यंत्र निकाले वे उस समय के तकनीकी स्तर को देखते हुए अपेक्षाकृत आसान थे। ज्यादा स्थिर होने के लिए एक एक कदम उठाना जरूरी है। चारण इस सिद्धांत से अच्छी तरह वाकिफ थे। लेकिन भले ही वे इस युग से 5 या 10 साल ही आगे निकल गए हों, फिर भी उनके सामने मौजूद ब्लूप्रिंट ने जू होंगान और वांग योंग के दिलों को गहराई से छुआ। मशीनरी को बेहद खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया था और उसके आयाम भी सटीक थे। यहाँ तक कि हर हिस्से का अपना अलग ब्लूप्रिंट भी था, जिसमें बताया गया था कि कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करना है और कैसे पुर्जों को बनाने से मशीन ज़्यादा स्थिर और टिकाऊ ढंग से चलेगी। इन बेहद विस्तृत कृषि यंत्रों के ब्लूप्रिंट देखकर जू होंगान का दिल जोर से धड़क उठा। उन्होंने चारण जैसा अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। उनका मानना था कि अगर वे इन डिज़ाइन ब्लूप्रिंट का पालन करते रहे तो वे निश्चित रूप से और भी उन्नत कृषि उपकरण बना पाएंगे। जू होंगान को जरा भी संदेह नहीं था। उद्धरण चिन्ह ... चरण, तुम सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। जू होंगान को लगा कि उसका गला थोड़ा सूख गया है और चरण की ओर उसकी नज़रें बहुत जटिल थीं। उसमें आश्चर्य, राहत, प्रशंसा और थोड़ी निराशा थी। पीछे की लहरें आगे की लहरों को धकेलती हैं। वह युग सचमुच युवाओं का था। डायरेक्टर जू, मैंने इन कृषि मशीनों की विशिष्ट निर्माण प्रक्रियाओं का विवरण पहले ही दे दिया है। इन्हें वापस ले जाने के बाद आप सीधे प्रसंस्करण शुरू कर सकते हैं। जू होंगान की प्रशंसा का सामना करते हुए चरण शांति से मुस्कुराए और बोले। इतनी कम उम्र में उन्हें इतना शांत और न अभिमानी और न ही विनम्र देखकर जू होंगान की आंखें प्रशंसा से भर गईं। वाह चरण, हम कृषि में आपके योगदान को नहीं भूलेंगे। मेरे लौटने के बाद मैं आपको सर्वोत्तम कल्याणकारी लाभ दिलाने में पूरी मदद करूंगा। देश सक्षम और प्रतिभाशाली व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा, विशेष रूप से चरण जैसे राक्षसी प्रतिभा के साथ। वह इतनी कम उम्र में इतने जटिल मशीनरी ब्लूप्रिंट डिज़ाइन कर सकता था, उसका भविष्य असीम था। जू होंगान चरण को भर्ती करने का इरादा रखता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। चरण मुस्कुराया और बोला, मैं अभी नए बीजों की एक खेप उगाने की योजना बना रहा हूँ। अगर सुविधा हो तो मुझे उम्मीद है कि उच्च अधिकारी मेरे लिए ज़मीन का एक टुकड़ा और कुछ धनराशि मंजूर कर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि पतझड़ में बुवाई से पहले मैं अनाज के ऐसे बीज उगा पाऊंगा जो पैदावार बढ़ाएंगे। उसके पास जो 2 म्यू ज़मीन थी उसमें अभी मूंगफली बोई हुई थी और अभी तक उसकी कटाई नहीं हुई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका इस्तेमाल इस समय नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा चरण के पास पैसे की कमी थी, इसलिए अगर वह कुछ धनराशि के लिए आवेदन कर सके तो उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। मैं इस अनुरोध को अभी मान सकता हूँ। छोटे वांग, कृपया चरण के लिए तुरंत इसकी व्यवस्था करें। जू होंगान ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति में सिर हिला दिया। वह कृषि विज्ञान संस्थान के निदेशक थे और उन्हें यह अधिकार प्राप्त था। जी हाँ, निदेशक महोदय। वांग योंग भी बेहद उत्साहित थे। अगर नए बीज विकसित हो पाते तो इससे न सिर्फ अनाज की पैदावार बढ़ती, बल्कि पूरे देश की जनता का ध्यान भी आकर्षित होता और उच्च अधिकारियों की प्रशंसा भी मिलती। शायद तब उनका अपना पद भी बढ़ जाता। वे दोनों दिन भर बातें करते रहे और चरण ने कृषि विज्ञान संस्थान के साथ अधिकृत उर्वरक निर्माण के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। आज लाए गए कृषि यंत्रों के ब्लूप्रिंट के लिए उन्हें उच्च अधिकारियों को आवेदन जमा करने में जू होंगान की मदद का इंतजार करना होगा और पेशेवरों द्वारा उनके मूल्य का आकलन करने के बाद ही उन्हें उचित मुआवजा मिल सकेगा। अनजाने में वे दोपहर तक बातें करते रहे। देर होते देख चरण ने जू होंगान और वांग योंग को छोटे से आंगन में दोपहर के भोजन के लिए रुकने के लिए आमंत्रित किया। जू होंगान और वांग योंग दोनों ही चरण के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते थे, इसलिए वे तुरंत मान गए। चरण और प्रिया ने साथ मिलकर खाना बनाया और 1 घंटे से भी कम समय में उन्होंने 6 व्यंजन और एक सूप तैयार कर लिया। ब्रेज्ड पोर्क रिब्स, मसालेदार चिकन, हरी मिर्च के साथ स्टफ फ्राइड पोर्क, लहसुन वाले बैंगन, स्टफ फ्राइड चोई सम, घरेलू टोफू और टमाटर और अंडे का ड्रॉप सूप।
जब सारे व्यंजन परोसे गए तो जू होंगान और वांग योंग ने अपने सामने रखे रंग बिरंगे सुगंधित और स्वादिष्ट व्यंजनों को देखा और प्रिया की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। कॉमरेड डू का खाना वाकई लाजवाब है। ये व्यंजन बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। नहीं नहीं, असल में चरण ही मुख्य रसोइया था, मैंने तो बस उसकी मदद की थी। प्रिया ने जल्दी से हाथ हिलाया, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी झलक रही थी। हालांकि उसका खाना भी ठीक ठाक था, लेकिन चरण जितना स्वादिष्ट नहीं था। चूंकि आज मेहमान आए थे, इसलिए प्रिया ने चरण को खाना बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। ओह चरण, तुम्हारा खाना भी बहुत अच्छा है। जू होंगान और वांग योंग दोनों हैरान थे। इतनी कम उम्र में न सिर्फ उनमें असाधारण प्रतिभा थी, बल्कि उनका खाना पकाने का हुनर भी किसी की पहुंच से बाहर था। खाना पकाना एक शौक है डायरेक्टर जू, डायरेक्टर वांग, कृपया गर्मी में खा लीजिए, बाद में ठंडा हो जाएगा। चरण ने सभी से खाना शुरू करने का आग्रह किया। जू होंगान और वांग योंग ने फिर अपनी चॉपस्टिक उठाई और खाने का स्वाद लेना शुरू कर दिया। वे दोनों कभी कभी व्यंजनों की तारीफ करते, चरण की चापलूसी करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि खाना वाकई लाजवाब था। अगर उन्होंने किसी बड़े रेस्टोरेंट में इतना स्वादिष्ट खाना खाया होता तो उन्हें इतना आश्चर्य नहीं होता। लेकिन चरण का खाना पकाने का हुनर किसी रेस्टोरेंट के बड़े शेफ से भी बेहतर कहा जा सकता है। सबने खाना खाया और बातें की और माहौल सुकून भरा और सौहार्दपूर्ण था। कॉमरेड डू, क्या आप बचपन से हुआंगान काउंटी में रहे हैं? जू होंगान ने अचानक पूछा, जिससे प्रिया और चरण थोड़ा रुक गए। दंपत्ति के चेहरों पर भावशून्य और उलझन भरे भाव देखकर जू होंगान ने जल्दी से समझाया, मेरा और कुछ मतलब नहीं था, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। कॉमरेड डू का चेहरा मोहरा मेरी एक दोस्त से मिलता जुलता है। उसकी बातें सुनकर चरण और प्रिया की नज़रें एक दूसरे पर पड़ीं और उनके दिलों में हलचल मच गई। प्रिया डू परिवार की गोद ली हुई बेटी थी, जिसे उन्होंने बचपन में ही गोद ले लिया था। स्वाभाविक रूप से वह अपनी उत्पत्ति नहीं जानती थी। जू होंगान को ये कहते हुए सुनकर कि प्रिया उसकी दोस्त जैसी दिखती है, चरण और प्रिया स्वाभाविक रूप से थोड़ा चिंतित हो गए। मैं बचपन से ही हुआंगान काउंटी में रहती हूँ, लेकिन मैंने अपने दत्तक माता पिता से सुना है कि मुझे 5-6 महीने की उम्र में बाहर से लाया गया था। प्रिया की आंखें धीरे से बोलते हुए थोड़ी धुंधली हो गईं। उस जमाने में बहुत से परिवार बेटियों की बजाय बेटों को तरजीह देते थे, शायद उसे भी उसके जैविक माता पिता ने त्याग दिया था। प्रिया की बातें सुनकर जू होंगान की नज़रें और भी गहरी हो गईं। आखिरकार उसके दोस्त के परिवार ने 20 साल से भी ज्यादा पहले एक बच्ची खो दी थी। चूंकि प्रिया ने भी कहा था कि उसे गोद लिया गया था, तो क्या यह मुमकिन है कि वह वही बच्ची हो जिसे उसके दोस्त के परिवार ने खोया था? उसने अपने मन में उठ रहे विचारों को दबा दिया और अपने दोस्त के जाने के बाद उससे इस बारे में गहराई से बात करने का फैसला किया। क्या तुम्हारे दत्तक माता पिता तुम्हारे साथ अच्छे हैं? जू होंगान फिर भी खुद को पूछने से नहीं रोक पाया। प्रिया की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, फिर उसने धीरे से सिर हिलाया, वे ठीक हैं। जू होंगान एक बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति होने के नाते उसके हाव भाव से समझ गया था कि प्रिया का अपने दत्तक माता पिता के साथ जीवन निश्चित रूप से अच्छा नहीं था। उसने धीरे से आह भरी, जिंदगी में चीजें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती, लेकिन यह अच्छा है कि तुमने चरण से शादी कर ली। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा रिश्ता अच्छा है और तुम्हारा आगे का जीवन और भी बेहतर होगा। हाँ, चरण मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, प्रिया ने धीरे से जवाब दिया। कुछ और बातचीत के बाद विषय अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। प्रिया और चरण ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और जू होंगान ने भी कुछ नहीं बताया। उसके दोस्त की पहचान खास थी और किसी रिश्तेदार को पहचानना कई अनिश्चितताओं से भरा था। वह बिना किसी निश्चितता के लापरवाही से बात नहीं कर सकता था, कहीं ऐसा न हो कि वह दोनों पक्षों को निराश कर दे। दोपहर के भोजन के बाद जू होंगान जाने के लिए तैयार हो गया। चरण ने उसे कृषि मशीनरी के कई डिज़ाइन दिए थे और वह जल्दी लौटने के लिए उत्सुक था ताकि एक पेशेवर टीम विकास और निर्माण की संभावनाओं का मूल्यांकन कर सके। उसने वांग योंग को पीछे छोड़ दिया। वांग योंग को चरण के लिए प्रायोगिक खेतों की व्यवस्था करनी थी और उसके लिए अनुसंधान निधि के लिए आवेदन करना था। उन दोनों ने जू होंगान को उसकी कार में बिठाया और उसे जाते हुए देखा। चरण, क्या अब हम काउंटी के कृषि ब्यूरो चलें? जू होंगान को जाते देख वांग योंग ने उत्सुकता से चरण से पूछा। अब उसे चरण की बातों पर पूरा भरोसा था और स्वाभाविक रूप से वह चरण की जल्द से जल्द व्यवस्था करने में मदद करना चाहता था ताकि वह नए बीजों पर जल्दी शोध कर सके। ठीक है, कोई बात नहीं। चरण स्वाभाविक रूप से सहमत होने में प्रसन्न था। प्रिया को निर्देश देने के बाद वह वांग योंग को लेकर अपनी साइकिल पर सवार होकर काउंटी कृषि ब्यूरो की ओर चल पड़ा। काउंटी कृषि ब्यूरो। वांग योंग और चरण कृषि ब्यूरो पहुंचे और निदेशक हुआंग गुइचेंग ने जब सुना कि एक वरिष्ठ नेता आ गए हैं तो वे तुरंत उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए। हुआंग गुइचेंग अक्सर जियांग सिटी कृषि विज्ञान संस्थान में काम की रिपोर्ट देते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे वांग योंग को जानते थे। उन्हें एक युवक को स्वयं लाते देखकर उन्होंने उत्साहपूर्वक दोनों का स्वागत कक्ष में किया।
निदेशक हुआंग, मैं आपका परिचय कराता हूँ, ये चरण है, कृषि के क्षेत्र में एक शोध प्रतिभा। मैं इस बार आपसे उनके लिए एक प्रायोगिक क्षेत्र स्वीकृत करने और उनके खाते में एक राशि आवंटित करने के लिए कहने आया हूँ। वांग योंग अपने काम में कुशल थे, सीधे मुद्दे पर आते थे। थोड़ा स्तब्ध होने के बाद हुआंग गुइचेंग की निगाहें चरण को ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगीं। चरण लगभग 20 साल का लग रहा था, उन पुराने शोधकर्ताओं और प्रोफेसरों से बिल्कुल अलग, जिनके वे आदी थे। हालांकि यह आखिरकार एक वरिष्ठ नेता का निर्देश था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें मना करने का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, निदेशक वांग, मुझे आश्चर्य है कि श्री किन को जमीन के लिए कितने बड़े क्षेत्र की आवश्यकता है और भौगोलिक स्थिति के लिए उनकी क्या आवश्यकताएं हैं। हुआंग गुइचेंग ने जल्दी से चरण की ओर देखा और पूछा। वह हुआंगान काउंटी के सभी कृषि कार्यों की देखरेख करते थे। उनके लिए चरण की प्रायोगिक खेतों की जरूरत के बारे में भूमि ब्यूरो से बात करना ज्यादा सुविधाजनक होगा। हम प्रायोगिक खेत के लिए सबसे अच्छी जगह काउंटी शहर के आसपास होगी, और जहां तक क्षेत्रफल की बात है, मुझे उम्मीद है कि यह कम से कम 20 म्यू होगा। चरण मुस्कुराया। जिन नए बीजों पर उसे शोध करना था, वे सिर्फ अनाज के बीज नहीं थे। विभिन्न प्रकार की फसलों और सब्जियों के बीजों, सभी को सुधार और खेती की जरूरत थी। 20 म्यू जमीन। हुआंग गुइचेंग ने ध्यान से सोचा, फिर अपने सचिव को हुआंगान काउंटी का भूमि वितरण मानचित्र लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कुछ देर तक नक्शे को ध्यान से देखा, फिर जमीन के एक टुकड़े की ओर इशारा करते हुए चरण और वांग योंग से कहा, यह जमीन लगभग 25 म्यू है। इस साल यहाँ एक खेत विकसित किया गया है, काउंटी शहर से लगभग 10वीं पश्चिम में, ज्यादा दूर नहीं। पूरा टुकड़ा हाल ही में समतल किया गया है और इस समय इस पर कोई उपयुक्त फसल नहीं बोई गई है। निदेशक वांग, श्री किन, आप इस जमीन के बारे में क्या सोचते हैं। वांग योंग ने नक्शे पर एक नज़र डाली और फिर चरण की ओर देखा। चरण ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, मेरी ज़रूरतें ज़्यादा नहीं हैं, जब तक फसलें बोई जा सकती हैं, यह ज़मीन बहुत अच्छी है। अच्छा, तो ये खेत श्री किन को प्रायोगिक तौर पर आवंटित किया जाएगा। हुआंग गुइचेंग ने तुरंत जवाब दिया। प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करो, चरण के शोध में देरी मत करो। वांग योंग ने जोर देकर कहा, और अभी के लिए चरण के लिए शोध निधि में 20,000 युआन आवंटित करो। अगर यह पर्याप्त नहीं है, चरण, तुम निदेशक हुआंग या मुझसे और मांग सकते हो। ठीक है निदेशक, ठीक है। हुआंग गुइचेंग और चरण दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद चरण ने हुआंग गुइचेंग को अपनी सभी ज़रूरतें विस्तार से बताईं। उसने हुआंग गुइचेंग से अनुरोध किया कि वह विभिन्न अनाज, फसलों और सब्जियों के बीज, साथ ही बीज की पौध उगाने के लिए आवश्यक बर्तन और विभिन्न उपकरण जल्दी से जुटा ले। ये सामान आने के बाद ही वह आधिकारिक तौर पर नए बीजों की खेती शुरू कर सकता था। वांग योंग की अनुमति से हुआंग गुइचेंग ने चरण की सभी मांगों को तुरंत मान लिया। उसने वादा किया कि वह चरण को जितनी जल्दी हो सके सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा देगा। वांग योंग द्वारा यहाँ सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद वह जाने के लिए तैयार हो गया। हुआंग गुइचेंग ने उसे जियांग शहर वापस लाने के लिए किसी को भेजा। अपने घर का पता और फ़ोन नंबर देकर चरण ने उन दोनों को अलविदा कहा और साइकिल से काउंटी कृषि ब्यूरो से निकल गया। वापस आते समय चरण ने एक फल की दुकान पर ताज़ी लीची बिकती देखी तो वह अंदर गया और कुछ कट्टे लीची खरीद लीं। लीची जियांग शहर की खासियत नहीं थी, इसलिए उनकी कीमत अपेक्षाकृत ज़्यादा थी। एक कट्ठा लीची 5 युआन तक में बिकती थी। आमतौर पर काउंटी शहर के केवल अमीर परिवार ही उन्हें खरीद पाते थे। ये बात शायद हास्यास्पद लगे, लेकिन चरण को अपने पिछले जन्म में मरने तक लीची का स्वाद कभी पता नहीं चला था। आज अचानक उन्हें देखकर उसने तियान तियान के साथ बांटने के लिए कुछ खरीदने का मन किया। जब तक वह साइकिल से घर पहुंचा तब तक दोपहर के 4 बज चुके थे। प्रिया मुख्य हॉल में बैठी मेज पर कपड़ों के डिज़ाइन बना रही थी। चरण ने लीची के छिलकों को धोकर साफ किया, फिर प्लेट पकड़े हुए प्रिया के सामने बैठ गया। पत्नी, थोड़ा आराम करो और कुछ फल खाओ। स्नेह भरी आंखों से उसने लीची छीलने के लिए हाथ बढ़ाया। क्या ये लीची हैं? प्लेट में लाल लीची देखकर प्रिया की आंखें खुशी से चमक उठीं। मैंने पहले कभी लीची नहीं खाए। वे दोनों पढ़े लिखे थे, हाई स्कूल तक पढ़े थे और किताबों और कविताओं से लीची के बारे में बहुत कुछ सीखा था। लेकिन अपने परिवार की सीमित परिस्थितियों के कारण ऐसे महंगे फल आम परिवारों के लिए आमतौर पर खरीदने लायक नहीं थे। मैंने भी नहीं किया है। चरण ने एक लीची छीली जिससे अंदर का पारदर्शी गूदा दिखाई दिया। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से उसे प्रिया के मुंह के पास ले गया। पत्नी, अपना मुंह खोलो। प्रिया मंद मंद मुस्कुराए। उसके गालों पर गड्ढे पड़ गए जिससे उसके मोती जैसे सफ़ेद दांत दिखाई देने लगे और उसने लीची को काटने के लिए मुंह खोला। उसके थोड़े गोल मटोल गाल तुरंत फूल गए। बहुत प्यारी टिल्डा। उसने अपनी आंखें नए चांद की तरह घुमाईं। उसका चेहरा संतुष्टि से भरा हुआ था। ये बहुत स्वादिष्ट है। चरण उसके हाव भाव देखकर मुस्कुराया, एक छोटे हैमस्टर की तरह, और फिर उसके लिए दूसरी लीची छीलने लगा। पतिदेव, आप भी खाए।
प्रिया ने देखा कि चरण सिर्फ उसे खिलाने पर ध्यान दे रहा है, इसलिए उसने जल्दी से लीची छीलकर चरण को खिलानी शुरू कर दी। दंपत्ति ने बड़े प्यार से लीची खाई। लीची बहुत मीठी थी, लेकिन उनके दिल उससे भी ज्यादा मीठे थे। 3 कट्टों लीची के लगभग 60 टुकड़े थे। चरण और प्रिया ने उन्हें एक एक करके खाया और कुछ ही देर में बस कुछ ही लीची बची। लीची बहुत स्वादिष्ट होती हैं। बस अफसोस की बात है कि हमारे जियांग शहर में ये पैदा नहीं होती, वरना हम इन्हें अक्सर खा सकते थे। प्रिया ने धीरे से आह भरी। हमारे जियांग शहर में भी लीची उगाई जा सकती है। उसके चेहरे पर निराशा देखकर चरण मुस्कुराया और बोला, एक बार मैं एक नई किस्म उगा लूं तो हम अपने जियांग शहर में लीची का बाग लगा सकते हैं। हालांकि कलम लगाने के बाद भी लीची के पेड़ों को फल लगने में 2-3 साल लगते हैं, इसलिए हम अपने उगाए हुए लीची को जल्द ही नहीं खा पाएंगे। अगर मेरी पत्नी को ये खाने का मन हुआ तो मैं भविष्य में आपके लिए अक्सर इन्हें खरीदूंगा। ये फल बहुत महंगा है, मैं तो इसे कभी कभार चखकर ही बहुत खुश हूँ। प्रिया ने धीरे से अपना सिर हिलाया। 1 किलो लीची से 6-7 किलो सुअर का मांस खरीदा जा सकता था। वे वाकई महंगे थे। जब तक आपको इन्हें खाने का मन है, खर्च कोई समस्या नहीं है। आपके पति कड़ी मेहनत करके पैसे कमाएंगे ताकि मेरी पत्नी एक ऐसी जिंदगी जी सके जहां वह अपनी मनचाही चीजें पा सके। चरण ने उससे वादा किया। उसकी आंखें कोमलता से भर आईं। पति। प्रिया इतनी भावुक हो गई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। चरण वाकई एक पति के रूप में बहुत ही आदर्श थे। कभी कभी उसे डर भी लगता था कि यह सब बस एक सपना है। बीजिंग। एक प्राचीन चतुर्भुज प्रांगण के अंदर वेन लिजुन उस समय फोन पर बात कर रही थीं। आपने क्या कहा? बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है। उस लड़की का नाम क्या है? वह अभी कहाँ है? उन्होंने फोन के दूसरी तरफ से आवाज़ सुनी। उनकी अपनी आवाज़ में तत्परता और उत्सुकता थी। मैडम, कृपया जल्दबाजी न करें। यह मामला अभी तय नहीं है। मुझे बस लगा कि उस लड़की के चेहरे मोहरे आपसे मिलते जुलते हैं और उसकी उम्र भी लगभग वैसी ही है, इसलिए मैंने बिना बारी के बोल दिए। जू होंगान ने वेन लिजुन से सम्मानपूर्वक कहा, मैंने किसी को पूछताछ के लिए भेजा है। प्रिया को उसके दत्तक माता पिता ने हुआंगान काउंटी के फूड स्टेशन पर तब पाया था जब वह लगभग 5 या 6 महीने की थी। ये 22 साल पहले की बात है, इसलिए उस समय के विवरण की जांच करना बहुत मुश्किल है। नहीं, मुझे लगता है कि वह मेरी ही बच्ची होगी। वह मेरी खोई हुई बेटी ही होगी। वेन लिजुन की आंखें लाल थीं और उनके गालों पर आंसू बह रहे थे। 22 साल पहले एक बड़े उथल पुथल के दौरान उनकी सबसे छोटी बेटी नन्नन बदनीयत लोगों द्वारा चुरा ली गई थी और तब से लापता थी। इतने सालों तक वेन लिजुन ने अपनी बेटी की तलाश जारी रखी, लेकिन मानवता के विशाल सागर में किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल था। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि हर कोई ज्यादा गहराई से सोचने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। शायद वह बच्ची खो जाने के कुछ समय बाद ही मर गई हो। मुझे खुद हुआंगान काउंटी जाना होगा ये देखने के लिए कि क्या वह बच्ची मेरी नन्नन है। वेन लिजुन ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और अपना मन बना लिया। तो आपको डू कमांडर से इस बारे में बात करनी चाहिए। हुआंगान काउंटी की आपकी निजी यात्रा कोई छोटी बात नहीं है। जू होंगान ने उसे धीरे से सलाह दी। वेन लिजुन उनकी पुरानी सहपाठी थीं और बाद में उन्होंने डू जेंगटिंग से शादी कर ली, जो वर्तमान डू कमांडर हैं। डू परिवार एक सैन्य परिवार था जिसमें पीढ़ियों से प्रखर सेनापति रहे थे जिन्होंने अनगिनत गौरवशाली उपलब्धियां हासिल की थीं, और वर्तमान डू जेंगटिंग भी एक उच्च पद पर थीं। सेनापति की पत्नी होने के नाते यात्रा करना स्वाभाविक रूप से कोई आसान काम नहीं था। मैं उन्हें बता दूंगी। वेन लिजुन द्वारा स्थिति स्पष्ट करने के बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। उन्होंने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और एक के बाद एक फ़ोन कॉल किए। कुछ ही देर बाद डू जेंगटिंग अपने 2 बेटों और एक दत्तक पुत्री के साथ घर लौट आए। माँ, आपने हम सबको वापस बुलाया है, क्या कोई ज़रूरी काम है? वेन लिजुन और डू जेंगटिंग के सबसे बड़े बेटे डू यानलिन ने पूछा। वह इस साल 28 साल का हो गया था, एक सर्जन था और वर्तमान में बीजिंग फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल में काम करता था। उसे अभी एक सर्जरी करवानी थी, इसलिए अभी वापस बुलाए जाने से स्वाभाविक रूप से उसे थोड़ा सिर दर्द हुआ। माँ को क्या ज़रूरी काम हो सकता है? मुझे लगता है किसी ने उन्हें बताया होगा कि छोटी बहन के बारे में फिर से खबर है। डू परिवार का दूसरा बेटा डू यानशु अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ा था। उसके छोटे बाल थे और उसके पूरे व्यवहार से एक अदम्य आभा फैल रही थी। वह और डू जेंगटिंग दोनों वर्तमान में बीजिंग सैन्य क्षेत्र में सेवारत थे। केवल 25 वर्ष की आयु में डू यानशु को अपनी क्षमताओं के आधार पर रेजिमेंट कमांडर के पद पर पदोन्नत किया जा चुका था। उसके शब्द सुनकर डू जेंगटिंग की आंखें गहरी हो गईं और वह अपने दिल में आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। उसके बगल में दत्तक पुत्री डू वेईवेई की आंखों में निराशा के भाव दिखाई दे रहे थे। उस वर्ष अपनी जैविक बेटी को खोने के बाद डू परिवार ने वेन लिजुन को सांत्वना देने के लिए उसे एक अनाथालय से गोद ले लिया। हालांकि वर्षों से डू परिवार ने अपनी जैविक बेटी का पता लगाने की खोज कभी नहीं छोड़ी थी। वह जानती थी कि वह हमेशा एक विकल्प से ज़्यादा कुछ नहीं थी।
डू वेईवेई को इस बात की बहुत चिंता थी कि डू परिवार की जैविक बेटी के मिल जाने के बाद उसे यानी दत्तक बेटी को छोड़ दिया जाएगा। इस बार ये खबर मुझे कृषि विज्ञान संस्थान के जू होंगान ने बताई। वेन लिजुन जानता था कि सभी ने बहुत निराशाएं झेली हैं और अब कोई उम्मीद नहीं बची है, लेकिन अगर उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी दिखाई दे तो वेन लिजुन हार नहीं मानेगा। जू होंगान ने बताया कि उसने हुआंगान काउंटी में एक लड़की को देखा था जो बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है। वह लड़की इस साल 22 साल की है और उसे उसके दत्तक माता पिता ने गोद लिया था जिन्होंने उसे पाया था। वेन लिजुन ने अपने दिल की घबराहट और उत्तेजना को नियंत्रित किया और सभी से कहा, मुझे पूरा यकीन है कि वह लड़की मेरी बेटी ही होगी और मैं खुद उसे देखने हुआंगान काउंटी जाना चाहता हूँ। क्या यह महज एक संयोग हो सकता है? माँ, आखिरकार इस दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, उन लोगों की तो बात ही छोड़िए जो बस एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। डू यानलिन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए विश्लेषण किया। बहुत सारी निराशाएं हो चुकी थीं। हर बार जब वह वेन लिजुन की निराशा और दर्द को चरमराते देखता तो उसका दिल दुखता। इसलिए अब वह ज्यादा उम्मीद रखने की हिम्मत नहीं कर पाता था, क्योंकि जितनी बड़ी उम्मीद उतनी ही बड़ी निराशा। नहीं, चाहे कुछ भी हो, मुझे जाकर इसकी पुष्टि करनी ही होगी। वेन लिजुन ने डू झेंगटिंग की ओर देखा, उसकी राय जानने के लिए। झेंगटिंग, तुम क्या कहती हो? डू झेंगटिंग ने अपनी पत्नी की लाल आंखें और आशा भरी निगाहें देखीं और वह मना नहीं कर सका। थोड़ा रुकने के बाद उसने कहा, ऐसा क्यों न हो, मैं यानशु को तुम्हारी सुरक्षा के लिए बुला लूं और तुम दोनों खुद हुआंगान काउंटी जाकर पुष्टि करो। डू यानशु ने उसकी बात सुनी और मना कर दिया, लेकिन आखिरकार वह अपनी मां पर पानी नहीं फेरना चाहता था। उसे लगा कि यह यात्रा शायद निराशा में ही समाप्त होगी, लेकिन वेन लिजुन की उत्सुक और आशा भरी आंखों को देखकर वह उसकी आशा को चकनाचूर नहीं कर सका। मैं भी माँ और दूसरे भाई के साथ जाऊंगी। अभी स्कूल शुरू नहीं हुआ है और अगर हमें छोटी बहन मिल जाए तो हमारी उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो हमारे पास बातें करने के लिए और भी बहुत कुछ होगा। डू वेईवेई ने अपने होंठ धीरे से काटे और काफ़ी सोच विचार के बाद बोली, अच्छा वेईवेई, तुम हमारे साथ हुआंगान काउंटी चलो। वेन लिजुन ने उसकी बातें सुनी और जल्दी से सिर हिला दिया। वह अपनी आज्ञाकारी, समझदार और शिष्ट दत्तक पुत्री डू वेईवेई से काफ़ी संतुष्ट थी। हालांकि वह थोड़ी ज्यादा ही सोच विचार में डूबी हुई थी, लेकिन डू परिवार में आने के बाद उसने सबके लिए ढेर सारी खुशियां और हंसी मजाक की, जिससे वेन लिजुन का अपनी प्यारी बेटी को खोने का दुख काफी कम हो गया। अगर भविष्य में उसे अपनी सगी बेटी मिल भी जाती तो भी वह अपनी दत्तक पुत्री डू वेईवेई के साथ बुरा व्यवहार नहीं करती। डू वेईवेई को हुआंगान काउंटी में साथ लाने से बहनों को एक दूसरे को जल्दी से जानने में मदद मिलेगी, अगर वह लड़की वास्तव में उनकी जैविक बेटी निकली। जब जू होंगान और हुआन गुएचेंग अभी भी शांत थे, चरण ने खाली समय का लाभ उठाकर किन परिवार के गांव में मूंगफली के खेतों में कीटनाशक छिड़कने के लिए वापस आ गया। जब वह खेत के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि पिछली बार शाकनाशी के छिड़काव के बाद से मूंगफली के पौधे काफी हरे और मजबूत हो गए थे और अब वे फूलने की अवस्था में थे। उसने खेत में घूमकर देखा और उसे लगभग कोई खरपतवार नहीं दिखाई दी। हालांकि मूंगफली के पौधे अब पीले फूलों से लद गए थे और आने वाला समय कीट नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा समय था। मूंगफली के खेतों में एफिड्स, बोरर्स और वीविल्स ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। ये कीट मूंगफली की उपज और गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित करते थे और यहां तक कि मूंगफली को पूरी तरह से नष्ट भी कर सकते थे। चरण ने पहले ही एक अत्यधिक प्रभावी और कम विषाक्तता वाला कीटनाशक विकसित कर लिया था और इसी समय उसने स्प्रे उठाया और खेत में मूंगफली पर छिड़काव शुरू कर दिया। जब उसने छिड़काव समाप्त किया तो आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण उत्सुकतावश सवाल पूछने के लिए इकट्ठा हो गए। चरण ने कुछ भी नहीं छिपाया और सबको बता दिया कि वह कीट नियंत्रण के लिए कीटनाशक डाल रहा है। पिछली बार जब उसने खरपतवार नाशक डाला था तो गांव के कई लोग उससे बहुत ईर्ष्या कर रहे थे। अब ये सुनकर कि चरण के पास कीट नियंत्रण का एक अच्छा तरीका है, कई गांव वालों ने उससे पूछा कि खरपतवार नाशक और कीटनाशक कहाँ से खरीदे जा सकते हैं। नए खरपतवार नाशक और कीटनाशक अभी बाजार में नहीं आए हैं। मेरा यह मूंगफली का खेत अभी प्रयोग के चरण में है। अगर नतीजे अच्छे रहे तो ये दोनों तरह के कीटनाशक जल्द ही उपलब्ध होने की उम्मीद है। चरण ने मुस्कुराते हुए सबको समझाया, मुझे उम्मीद है कि यह जल्द ही होगा। गर्मी के बीच में हर दिन खेतों में निराई करना वाकई बहुत कष्टदायक है। हाँ, हर कुछ दिनों में निराई करना यह अंतहीन है। मैं देख रहा हूँ कि चरण के मूंगफली के खेत में पौधे हमारे खेतों के पौधों से कहीं ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं। जब यह नया कीटनाशक आएगा तो मैं भी कुछ खरीद कर आजमाना चाहूंगा। लोगों का एक समूह चरण के खेत को घेर कर उत्साह से चर्चा कर रहा था। चरण ने उनसे कुछ देर बातचीत की, फिर स्प्रे साफ करने चला गया और किन परिवार के गांव से निकलने की तैयारी की। वह भी अपनी साइकिल पर कुछ ही दूर चला था कि उसने राहुल और श्रुति को किंगशुई कस्बे की ओर से साथ साथ चलते देखा। वे सब्जियों की टोकरियां लिए हुए थे, शायद शहर के बाजार गए थे।
चरण को दूर से देखकर राहुल और श्रुति के हाव भाव एक साथ बदल गए। उनके चलने की गति धीमी हो गई। चरण ने स्वाभाविक रूप से उन्हें देखा, लेकिन वह राहुल और श्रुति का तिरस्कार करता था और उनसे बात करने की कोई इच्छा नहीं रखता था। वह गर्मी की छुट्टियों के बाद राहुल से निपटेगा, जब विश्वविद्यालय फिर से शुरू होगा। उस समय वह राहुल को उसकी सारी प्रतिष्ठा मिटा देगा और वह कीमत चुकाएगा जिसका वह हकदार है। चरण को बिना एक नज़र डाले साइकिल से गुजरते हुए देखकर श्रुति के दिल में असंतुलन की भावना महसूस हुई। उसने चरण की पीछे हटी हुई आकृति को देखा और चिल्लाई, चरण, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? राहुल और मैं पहले से ही शादीशुदा हैं। श्रुति को नहीं पता था कि उसने चरण पर ऐसा क्यों चिल्लाया, उसने बस आवेग के एक पल में ऐसा किया। चरण अपनी साइकिल चला रहा था, उसकी चीख सुनी, अपना पैर नीचे रखा, पैदल चलाना बंद कर दिया। उसके होंठ थोड़े मुड़े और उसने राहुल और श्रुति को एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी। क्या ऐसा है? तुम दोनों को बधाई। राहुल, श्रुति, तुम दोनों को हमेशा साथ रहना चाहिए। इस जीवन में किसी और को नुकसान मत पहुंचाना। चरण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? चरण के व्यंग्यात्मक लहजे को सुनकर राहुल की आंखें गुस्से से चमक उठीं। उसने खुद को संभाला, हाथ बढ़ाकर श्रुति की कमर में हाथ डाला और चरण को एक चुनौतीपूर्ण नज़र से देखा। चरण, चाहे तुम कितने भी ईर्ष्यालु क्यों न हो, जू मेई मुझसे प्यार करती है, तुमसे नहीं। और अब जू मेई मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, भविष्य में मेरी पत्नी से दूर रहना। वह तुम जैसे लोगों को नीची नज़र से देखती है। ये सही है चरण, मेरे दिल में सिर्फ मेरे पति हैं। मुझे पता है तुम ये बातें सिर्फ जलन के कारण कह रहे हो। तुम्हारे मन में अब भी मेरे लिए भावनाएं हैं, लेकिन चूंकि मैं राहुल से शादी कर चुकी हूँ, इसलिए तुम्हें भविष्य में ऐसी कल्पनाएं करना बंद कर देना चाहिए। चरण को उकसाने के लिए श्रुति जानबूझकर राहुल से चिपक गई और अपना मुंह ढकते हुए खिलखिलाने लगी। तुम दोनों की जोड़ी सचमुच स्वर्ग में बनी है। चरण ने तिरस्कार भरी आंखों से उपहास किया। राहुल, श्रुति, बस तुम इंतजार करो। मैं, चरण, इस जीवन में वो बनने के लिए नियत हूं जिसके बारे में तुम केवल सपने ही देख सकते हो। एक दिन तुम्हें मेरे साथ किए अपने हर काम का पछतावा होगा। उसके बोलने के बाद बिना इंतजार किए राहुल और श्रुति की प्रतिक्रिया के लिए वह अपनी साइकिल चलाता हुआ चला गया। हरामजादा। राहुल और श्रुति ने चरण के गिरते हुए शरीर को कटु आक्रोश से देखा और दांत पीसते रहे। एक आदमी जो सूदखोरों का कर्जदार है, हाहा, फिर भी हमारे सामने दिखावा कर रहा है। वाह। श्रुति ने पैर पटका और चरण की ओर थूक दिया। उसकी बातें सुनते ही राहुल का शरीर अकड़ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि श्रुति को अभी भी नहीं पता था कि किन परिवार ने भी अपनी शादी के लिए सूदखोरों से कर्ज लिया था। अगर उन्हें जल्दी से पैसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं मिला, तो जब कर्जदार वसूली करने आएंगे तो किन परिवार गांव में पूरी तरह से बदनाम हो जाएगा। उनकी परवाह कौन करता है। खैर, वह जल्द ही अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए जियांग शहर लौट जाएगा और परिवार जो भी मुसीबत में फंसेगा उससे उसका कोई लेना देना नहीं होगा। राहुल के हाव भाव बदलते रहे। नमस्ते मिस्टर किन। जी हाँ, मैं हुआंग गुइचेंग हूँ। खेत के लिए ज़मीन का सौदा हो गया है। हाँ, कुछ अनाज और सब्जियों के बीज भी इकट्ठा कर लिए गए हैं। आपके पास कब समय है? मैं आपको खेत में ज़मीन दिखाने ले जा सकता हूँ। हुआंग गुइचेंग ने छोटे से आंगन में आवाज़ लगाई। उनका लहजा बहुत विनम्र था। चरण ये सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि ज़मीन सुरक्षित हो जाने के बाद आगे के काम उसे बहुत आसानी से करने पड़ेंगे। डायरेक्टर हुआंग, मैं आज फ्री हूँ। क्या मुझे कृषि ब्यूरो आना चाहिए या आप मुझे लेने आएंगे? मैं मिस्टर किन को लेने गाड़ी चलाकर जाऊंगा, इससे काम जल्दी हो जाएगा। उस दिन हुआंग गुइचेंग ने चरण को कृषि ब्यूरो से साइकिल पर निकलते देखा था। हालांकि हुआंग गुइचेंग के पास खुद कार नहीं थी, लेकिन कृषि ब्यूरो के पास थी। सरकारी काम निपटाने के लिए गाड़ी चलाना ज़्यादा सुविधाजनक था। ठीक है, तो मैं घर पर डायरेक्टर हुआंग का इंतज़ार करता हूँ। चरण ने फ़ोन रखने के बाद प्रिया को निर्देश दिया। तियान तियान, डायरेक्टर हुआंग और मैं खेत जा रहे हैं। क्या तुम बाहर आकर ताज़ी हवा लेना चाहोगी? हाल ही में प्रिया घर से बाहर कम ही निकली थी, सिर्फ किराने का सामान खरीदने के लिए बाहर गई थी। बेशक इसकी वजह गर्मी का मौसम भी था। आज बादल छाए हुए थे और मौसम ठंडा था, इसलिए चरण ने अपनी पत्नी को बाहर ले जाकर माहौल बदलने का सोचा। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। चूंकि चरण ने उसे आमंत्रित किया था, इसलिए प्रिया स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगी। वह अपने कमरे में वापस गई और हल्के गुलाबी रंग की फूलों वाली ड्रेस पहन ली, बालों में कंघी की, चरण द्वारा खरीदा गया हेयरबैंड लगाया और हल्की लिपस्टिक लगाए। जब वह बाहर आई तो चरण लगभग देखता ही रह गया। उससे शादी करने के बाद से प्रिया और भी ज्यादा चमकदार और गोरी हो गई थी। उसकी त्वचा चिकनी थी और उसका रंग काफी निखर गया था। वह आमतौर पर कम ही मेकअप करती थी या ज्यादा सजती संवरती थी, लेकिन अब थोड़ा सा श्रृंगार उसे बेहद खूबसूरत बना रहा था। चरण अपनी पत्नी की पतली कमर और सुडौल कूल्हों को देखकर खुद को उसके और पास झुकने और अपनी बाह उसकी कमर में लपेटने से नहीं रोक सका। पत्नी,
तुम बहुत खूबसूरत हो। उसने अपनी निगाहें नीची कर ली, उसकी आंखें उसके गुलाबी होंठों को देखते ही जलने लगीं। सच में, प्रिया उसकी तारीफ से बहुत शर्मा गई, उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए और उसके लाल होंठ एक मोहक रंग से चमक उठे। चरण खुद को रोक नहीं सका, उसने अपनी बांह कस ली और उसे चूमने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। प्रिया उसके अचानक चुंबन से अचंभित रह गई और लगभग अपना संतुलन खो बैठी। चरण ने उसकी पतली कमर को घेर लिया, एक हाथ से उसके सिर के पिछले हिस्से को थामे, उसे दीवार से सटाए हुए। उसका चुंबन जोरदार और कोमल दोनों था। उसके चुंबनों से प्रिया की आंखें धुंधली हो गईं, उसका दिमाग लगभग सुन्न हो गया, सांस लेना भी भूल गई। जब चरण ने अपना हाथ उसके कपड़ों में डाला तब उसकी आंखें थोड़ी साफ हुईं। रुको पतिदेव, हम बाहर जाने वाले हैं। मैं आज रात तुमसे निपट लूंगा। चरण ने अनिच्छा से तियान तियान के लाल होंठों को छोड़ा, आगे बढ़कर उसके मुलायम और उछाल भरे नितंबों को थपथपाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया, जिससे उसके इरादों का संकेत मिला। बड़ा बदमाश टिल्डा। तियान तियान के गाल लाल हो गए। उसने जल्दी से अपनी पीठ ढकी और भीतरी कमरे में भाग गई। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर उसने अपना थोड़ा अव्यवस्थित कॉलर सीधा करने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके होठों की लिपस्टिक धुंधली हो गई थी। तियान तियान, जिसका चेहरा लाल था, ने अपनी लिपस्टिक फिर से लगाई। आईने में मोहक आंखों वाले अपने आकर्षक चेहरे को देखकर उसके गाल जलने लगे। चरण की मजबूत भुजाओं के बारे में सोचने मात्र से ही उसका शरीर अनियंत्रित रूप से नरम पड़ गया। उसने आगे बढ़कर अपने गालों को थपथपाया, खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। तियान तियान को हुआन गुइचेंग से मिलवाने के बाद समूह कार में वापस बैठ गया और खेत की ओर चल पड़ा। खेत हुआंगान काउंटी के पश्चिम में काउंटी मुख्यालय से लगभग 10 ली की दूरी पर स्थित था। वहां तक गाड़ी से पहुंचने में 10 मिनट से भी कम समय लगा। जमीन का ये टुकड़ा पहले ही समतल हो चुका था, ये लोएस का एक बहुत ही समतल टुकड़ा था। खेत के किनारे पहुंचकर हुआन गुइचेंग ने कार रोकी और चरण और तियान तियान के साथ बाहर निकल गए। दोपहर के 2 बजकर कुछ मिनट ही हुए थे, लेकिन दिन बादलों से घिरा था, इसलिए ज्यादा धूप नहीं थी। इलाका खेतों से घिरा हुआ था और काफी खुला था। बीच बीच में हवा चलने के कारण ज्यादा गर्मी नहीं थी। श्रीकिन, आप इस जमीन के बारे में क्या सोचते हैं? वहां पहले से ही कुछ ईंट और खपरेल के घर बने हुए हैं। ये मूल रूप से खेत बनने के बाद मजदूरों के रहने के लिए बनाए गए थे। हुआन गुइचेंग चरण और तियान तियान को छोटे घरों के सामने ले गए और उनका परिचय उन दोनों से कराया। कुल मिलाकर 4-5 कमरे थे, जिनमें से कोई भी बहुत बड़ा नहीं था। चरण ने एक पल सोचा और महसूस किया कि यहाँ नए बीज उगाने के लिए जगह पर्याप्त है। बाद में मैं निदेशक हुआंग से प्रायोगिक क्षेत्र की देखभाल के लिए किसी को खोजने में मदद करने के लिए कहूँगा। मैं दिन में यहाँ काम करूँगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कि कोई रात में चीज़ों पर नज़र रखने में मदद कर सकता है। हालांकि यहाँ के खेत में अभी तक फसल बोना शुरू नहीं हुआ था, लेकिन ये पहले से ही कांटेदार तारों से घिरा हुआ था, जो चरण के लिए सुविधाजनक था। इस तरह केवल एक व्यक्ति के साथ भी पूरे खेत क्षेत्र की अच्छी तरह से रक्षा की जा सकती थी। कोई बात नहीं, मैं वापस आते ही किसी को ढूंढ लूंगा। अगले 1-2 दिन में कोई न कोई आ ही जाएगा। हुआन गुइचेंग को वांग योंग के निर्देश याद थे और वह हमेशा चरण के अनुरोधों का जवाब देते थे। ठीक है, धन्यवाद निदेशक हुआंग। चरण ने सिर हिलाया और हुआन गुइचेंग के पीछे छोटे से घर में चले गए। श्रीकिन, अनाज के बीज और अन्य बर्तन, उपकरण और कृषि उपकरण जिनका आपने अनुरोध किया था, वे सभी इस कमरे में हैं। अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो बस पूछिए और मैं आपको इसे प्राप्त करने में अपनी पूरी मदद करूंगा। हुआन गुइचेंग ने कमरे में बक्से और कुछ उपकरणों की ओर इशारा किया और चरण से कहा, ठीक है। निदेशक हुआंग ने बहुत प्रयास किया है। चरण की आंखों ने विभिन्न वस्तुओं को स्कैन किया और उन्होंने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। सार्वजनिक क्षेत्र के साथ काम करना वास्तव में कुशल था। पास में ही एक छोटी सी नदी भी थी, जो खेतों की सिंचाई के लिए बहुत सुविधाजनक थी। हालांकि भविष्य में और भी सुविधा के लिए चरण ने छोटे से घर के पास एक कुआं खोदने का विचार रखा। कुआं खोदना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं वापस आते ही किसी को कुआं खोदने के लिए ढूंढ लूंगा। हुआन गुइचेंग ने तुरंत सहमति जताई और सिर हिलाया। चरण हुआन गुइचेंग के रवैये से बहुत संतुष्ट था। उसके जैसे किसी व्यक्ति की मदद से व्यवस्थाओं में चरण को केवल नए बीजों की खेती पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। आज मौसम अपेक्षाकृत ठंडा था। समूह ने लौटने की तैयारी करने से पहले 1 घंटे से ज्यादा समय तक खेत का दौरा किया। हुआन गुइचेंग ने चरण और तियान तियान को छोटे से आंगन में वापस पहुंचाया। घर पहुंचने के कुछ ही देर बाद मुख्य हॉल में टेलीफोन की घंटी बजी। चरण फोन उठाने के लिए आगे बढ़ा। श्रीकिन, धमाका हो गया। इन द रेन गाना बहुत हिट हुआ है, बहुत हिट। हम जल्द ही आपके खाते में पहला शेयर ट्रांसफर कर देंगे, श्रीकिन। फोन करने वाला व्यक्ति ग्रेट वॉल फिल्म एंड ऑडियो का डू जेंगपेंग था। उनकी आवाज़ उत्साह और उमंग से भरी थी। ये खबर सुनकर चरण की आंखों में भी मुस्कान आ गई।
उन्होंने ग्रेट वॉल फिल्म एंड ऑडियो के साथ एक रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अगर गाना कमाई करता तो स्वाभाविक रूप से उन्हें और भी ज्यादा मिलता। वाह, ये तो वाकई अच्छी खबर है। चरण मुस्कुराए और बोले, फिल्म गॉड ऑफ गैम्बलर्स की तैयारी कैसी चल रही है? निर्देशक ने कलाकार ढूंढ लिए हैं और अगले कुछ दिनों में फिल्मांकन शुरू होने वाला है। डू जेंगपिंग भी बहुत उत्साहित थे क्योंकि सभी ने फिल्म की क्षमता का आकलन कर लिया था। अगर यह आधिकारिक तौर पर सिनेमाघरों में रिलीज होती तो यह निश्चित रूप से खूब कमाई करती। आपकी कंपनी काफ़ी कुशल है, चरण ने प्रशंसा की। श्रीकिन, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने हाल ही में कोई नया गाना बनाया है? हमारी कंपनी में कई गायक प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उनके पास ऐसे आकर्षक गाने नहीं हैं जो वाकई अलग दिखें। अगर श्रीकिन उन्हें कुछ अच्छे गाने बनाने में मदद कर सकें तो मुझे विश्वास है कि ये गायक जल्द ही पूरे देश में लोकप्रिय हो जाएंगे। इस बार डू जेंगपिंग का उद्देश्य गाने की अपार सफलता की रिपोर्ट करने के अलावा चरण से उनके लिए कुछ और अच्छे गाने लिखने के लिए कहना भी था। अच्छे गाने मेरे पास कुछ हैं, मैं उन्हें अगले 2 दिनों में आपको मेल कर दूंगा। हम राजस्व साझाकरण अनुबंध का पालन करेंगे। आप अनुबंध का मसौदा तैयार कर सकते हैं, उस पर मुहर लगा सकते हैं और उसे मेल कर सकते हैं। अपने खाली समय में चरण ने अपने पिछले जीवन में देश भर में लोकप्रिय कई गीतों की लिप्यंतरण किया था। तो जैसे ही डू जेंगपिंग ने पूछा, उसने उन्हें तैयार कर दिया। आह, ये वाकई कमाल है। मुझे उम्मीद है कि ये गाने भी इन द रेन जैसे ही होंगे। अगर ऐसा है तो हम बाद में एक एल्बम भी रिलीज कर सकते हैं। डू जेंगपिंग बहुत हैरान हुआ, फिर उसके चेहरे पर उत्सुकता का भाव आया। उसे उम्मीद थी कि चरण के सभी गाने बेहतरीन क्वालिटी के होंगे। चिंता मत करो, मैं चरण जो भी बनाता हूँ वह एक उत्कृष्ट कृति है, चरण ने आत्मविश्वास से भरी आवाज में हंसते हुए कहा। उसके द्वारा निकाले गए सभी गाने लोकप्रिय हिट थे जिन्हें उसके पिछले जन्म में दुनिया ने मान्यता दी थी। ठीक है, मैं मेल का इंतजार करूंगा। डू जेंगपिंग जोर से हंसा, जाहिर तौर पर बहुत अच्छे मूड में था। कुछ मिनट डू जेंगपिंग से बात करने के बाद चरण ने फोन रख दिया। पति, थोड़ा तरबूज खा लो। तियान तियान ने रसोई के रेफ्रिजरेटर से तरबूज के 2 टुकड़े निकाले और एक चरण को देते हुए आगे बढ़ा। चरण को बस थोड़ी सी प्यास लगी थी और तरबूज लेते ही उसने उसे काटना शुरू कर दिया। ये तरबूज कितना मीठा है। मेरी पत्नी वाकई चुनना जानती है। इस तपती गर्मी में बर्फ में लिपटा तरबूज खाना वाकई ताजगी भरा था। तियान तियान की तारीफ सुनकर उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। तरबूज खत्म करने के बाद चरण ने तियान तियान को पढ़ाना जारी रखा। वह रोज 1-2 घंटे तियान तियान को फैशन डिज़ाइन सीखने में मार्गदर्शन देता था। तियान तियान को भी इस क्षेत्र का अध्ययन करने में मज़ा आता था और वह हर बार बहुत ध्यान से सुनता था, जिससे चरण को बहुत संतुष्टि मिलती थी। ये सोचकर कि तियान तियान भविष्य में उनके मार्गदर्शन में एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर बनेगा, चरण को बहुत प्रेरणा मिली। डू फैमिली विलेज, उस निकम्मी तियान तियान, मुझे इतने सालों तक उसका पालन पोषण करने का सचमुच पछतावा है। शादी करने के बाद वह अपने मायके के परिवार की मदद करना भी नहीं जानती। कितनी कृतघ्न चीज है। संगीता ने आंगन झाड़ते हुए जोर से गाली दी। जब भी वह उस दिन चरण के घर पर हुई घटना के बारे में सोचती तो वह गुस्सा होने से खुद को रोक नहीं पाती थी। मल्लेश मुख्य हॉल की दहलीज पर बैठा था, केले के पंखे से खुद को हवा कर रहा था। उसकी गुस्से भरी गालियां सुनकर वह थोड़ा भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। मैंने सोचा था कि चरण का लड़का अमीर था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि शादी का घर और अंदर का फर्नीचर भी उच्च ब्याज वाले कर्ज से खरीदा गया। दूसरा कारण ये था कि वे दोनों एक दीर्घकालिक व्यवस्था की आशा कर रहे थे, धीरे धीरे अपनी बेटी और दामाद से वित्तीय, भौतिक और मानव संसाधन निकाल रहे थे। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चरण द्वारा उच्च ब्याज दर पर ऋण लेने से वे अचानक फंस जाएंगे। उस दिन चरण ने यहाँ तक कहा कि वह उनसे पैसे उधार लेना चाहता है। इसने मल्लेश और संगीता को सचमुच डरा दिया। वे 2 कंजूस लोग एक बाल भी नहीं छुड़ाने वाले थे। चरण उनसे वास्तव में ऋण मांगने के लिए पैसे के लिए पागल हो गया होगा। माफ करना, क्या यह मल्लेश और संगीता का घर है? जैसे ही दोनों चरण और तियान तियान को कोस रहे थे, अचानक आंगन के प्रवेश द्वार से एक आवाज आई। मल्लेश और संगीता ने एक साथ प्रवेश द्वार की ओर देखा। उन्होंने एक युवक को देखा जिसका बाल छोटा था, लंबा और अच्छी कद काठी। मैं मल्लेश हूँ, आप कौन हैं? ये लंबा, शक्तिशाली और प्रतिष्ठित युवक स्पष्ट रूप से उनके आसपास का नहीं था। मल्लेश और संगीता ने एक दूसरे को देखा, फिर असमंजस में पूछा, क्या प्रिया आपकी दत्तक पुत्री है? युवक ने फिर से बात की। उसकी मुद्रा सीधी, उसकी आंखें तेज और उसकी भौहें धार्मिक गरिमा का भाव व्यक्त कर रही थीं। हाँ, और आप हैं? मल्लेश आंगन के द्वार की ओर कुछ कदम चला और उसने अपने घर के बाहर एक लंबी, भव्य काली कार खड़ी देखी। उसका दिल तुरंत धड़कने लगा और वह बेचैन होने लगा। डू फैमिली विलेज जैसी जगह में एक वर्ष में केवल कुछ कारें दिखाई देती हैं। उसने सोचा कि ये अमीर और महान लोग उनके दरवाजे पर आकर क्या चाहते हैं।
ये युवक डू यानशु था जो वेन लिजुन की रक्षा के लिए हुआंगान काउंटी आया था। अब ये पुष्टि करने के बाद कि माँ, ये डू परिवार है, प्रिया के दत्तक माता पिता घर पर हैं। अच्छा, चलो नीचे चलकर देखते हैं। वेन लिजुन कार से बाहर निकली, डू वेई उसके पीछे थी, उसका हाथ वेन लिजुन के साथ जुड़ा हुआ था। कार से बाहर निकलने के बाद दोनों डू यानशु के साथ डू परिवार के आंगन के गेट पर वापस चले गए। मैंने सुना है कि 22 साल पहले आपके परिवार ने 5 या 6 महीने की बच्ची को गोद लिया था, जो आपकी दत्तक बेटी प्रिया है, क्या ये सही है? वेन लिजुन आगे बढ़ी, उसकी आंखें प्रत्याशा और लालसा से भरी हुई थीं क्योंकि उसने मल्लेश और संगीता को देखा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये देखकर कि वेन लिजुन की आंखों और भौहों में प्रिया से 6 या 7 दसवां समानता थी और उसका प्रश्न सुनकर मल्लेश और संगीता के मन में तुरंत एक विचार आया। उनके असाधारण पहनावे और बेदाग रूप रंग को देखकर वे समझ गए कि इस परिवार के हालात जरूर कुछ खास होंगे। उनके दिलों की धड़कनें तुरंत तेज हो गईं। हाँ, हमें तियान 22 साल पहले गर्मियों के बीच में हुआंगान काउंटी फूड स्टेशन के पास मिली थी। उस समय रोने से उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। अगर मैं और मेरी पत्नी उस पर दया न करते और उसे घर न लाते और उसकी देखभाल न करते तो शायद वह वहाँ प्यास, भूख या गर्मी से मर चुकी होती। संगीता की नज़रें इधर उधर घूम गईं और उसके चेहरे पर एक चिंता का भाव उभर आया। तुम कौन हो? तुम हमारी तियान के बारे में क्यों पूछ रही हो? मैंने भी एक बेटी खोई थी 22 साल पहले। वेन लिजुन ने संगीता के मुंह से कुछ ही वाक्य सुने थे, पर उसकी आंखें लाल हो गईं। हालांकि वह अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं कर पाई थी कि प्रिया उसकी जैविक बेटी है, पर वेन लिजुन के मन में अपनी बच्ची के उन चित्रों की कल्पना पहले ही हो चुकी थी, जो इतने साल पहले बुरे लोगों द्वारा छीन लिए जाने के बाद निराशा में डूबी हुई थी। ओह, तुमने भी एक बेटी खो दी। तो तुम आज हमारे दरवाजे पर इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तियान तुम्हारी बेटी है? संगीता ने अपनी जांघ पर थपथपाया और बहुत ज्यादा सदमे का दिखावा किया। पास खड़ी मल्लेश ने भी वेन लिजुन को ऊपर से नीचे तक देखा, सिर हिलाकर सहमति जताई। ध्यान से देखने पर तुम और हमारी तियान में वाकई कुछ समानता है, खासकर तुम्हारी आंखें और भौहें, वे लगभग एक ही सांचे में तराशी गई हैं। मल्लेश के शब्द सुनकर वेन लिजुन की आंखें चमक उठीं। हालांकि उसके बाईं ओर खड़े डू यानशु को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पहले भी ऐसे अनगिनत दृश्य देखे थे। डू परिवार के प्रभाव के कारण पिछले कुछ वर्षों में दर्जनों बहनें दूसरों द्वारा खोजी गई थीं या जो स्वयं सामने आई थीं। कुछ ने तो विस्तृत कहानियां भी गढ़ीं, जिनकी शक्लें उसकी मां के बचपन के समय से लगभग मिलती जुलती थीं। दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी उसकी सगी बहन नहीं थी। बार बार असफल पुनर्मिलन के बाद डू यानशु निराश हो गया था। वह भावशून्य था, जबकि डू वेई वेन लिजुन के दूसरी ओर उसका हाथ पकड़े हुए लगातार बेचैनी में था। वह अंदर ही अंदर नहीं चाहती थी कि डू परिवार अपनी सगी बेटी को ढूंढे। जब तक डू परिवार की सगी बेटी वापस नहीं आती, वह डू परिवार की एकमात्र युवती बनी रहेगी। मेरा नाम वेन लिजुन है। क्या तुम मुझे उस बच्ची के बारे में बता सकती हो? हाँ, उसका नाम तियान है ना? क्या तुम दोनों मुझे विस्तार से बता सकती हो कि तियान को खोजने के बाद क्या हुआ? वेन लिजुन की आंखें लालसा से भरी थीं। वह पहले मल्लेश और संगीता से प्रिया के बारे में और जानना चाहती थी। जब उसे और यकीन हो गया, तभी वह खुद जाकर उस लड़की से मिलने की हिम्मत कर पाए। जरूर, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। संगीता ने वेन लिजुन की कलाई पर बंधे जेड ब्रेसलेट पर नजर डाली और गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए वेन लिजुन और बाकियों को अंदर आने का न्योता दिया। यानशु, जाओ कार से तोहफे ले आओ। वेन लिजुन जल्दी से पास खड़े डू यानशु की ओर मुड़ी और उसे निर्देश दिया। ओह, डू यानशु ने जवाब दिया और तोहफे लेने चला गया। हालांकि प्रिया की पहचान अभी तक पुष्ट नहीं हो पाई थी, लेकिन जब वे हालचाल पूछने आए तो वे उपहार लेकर आए थे। संगीता और मल्लेश की मुस्कान और भी गहरी हो गई जब उन्होंने डू यानशु को हाथों में बड़े छोटे बैग लिए आंगन में प्रवेश करते देखा। जब सभी मुख्य हॉल में पहुंच गए तो संगीता ने उत्साह से उनके लिए चाय बनाई। वेन लिजुन और बाकी लोग स्वाभाविक रूप से चाय के मूड में नहीं थे और वह एक बार फिर प्रिया के बारे में पूछने लगीं। जब भी मैं उस समय के बारे में सोचती हूँ जब हमने पहली बार तियान को पाया था, मेरा दिल बहुत दुखता है। संगीता ने आह भरी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? ये गर्मियों का मध्य था, दोपहर का समय था और तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस था। तियान कुछ महीने की एक बच्ची फूड स्टेशन के कोने में छोड़ दी गई थी। जब मेरे बुजुर्ग और मैंने तियान को पाया तो रोने से उसकी आवाज़ भारी हो गई थी और उसका गोरा कोमल चेहरा धूप से इतना लाल हो गया था कि लगभग छिल रहा था। वेन लिजुन चुपचाप उसकी बात सुन रही थी, यह महसूस करते हुए कि अगर प्रिया वास्तव में उसकी छोटी बच्ची थी तो उसने बहुत कष्ट सहा होगा। धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतनी छोटी बच्ची, जब हमने उसे गोद में लिया तो क्या हुआ? उसने वास्तव में हमें देखकर मुस्कुराया। ये वास्तव में प्यारा था।
संगीता ने उस समय की स्थिति को याद किया। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। उस समय मैं और मेरे दादा भी गुजारा कर रहे थे, लेकिन जब मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा, जिससे उसके गालों पर गड्ढे पड़ गए, तो मेरा दिल पिघल गया। मैंने और मेरे दादा ने इस पर चर्चा की और हम तियान तियान को घर ले आए। क्योंकि वह बहुत प्यारी मुस्कान देती थी, इसलिए हमने उसका नाम तियान तियान रखा। संगीता ये कहते हुए खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। उसकी बातें सुनकर वेन लिजुन की आंखें आशा से चमक उठीं, क्योंकि उसकी बेटी नन्नन भी जब मुस्कुराती थी तो उसके गालों पर छोटे छोटे गड्ढे पड़ते थे। जब वह छोटी थी तो उसकी आंखें गोल और ओब्सिडियन जैसी थीं, और जब वह मुस्कुराती थी तो किसी का भी दिल पिघला सकती थी। तो जब तुम्हें वह मिली तो क्या उसके पास कुछ और भी था? वेन लिजुन की बेटी नन्नन उसकी और डू जेंगटिंग की तीसरी संतान थी, और उसके 2 बड़े भाई भी थे। वे अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित बेटी को एक अनमोल रत्न की तरह संजोते थे। गायब होने से पहले उनकी बेटी के गले में एक जेड पेंडेंट और कलाइयों में सोने के कंगन थे। ये कंगन खास तौर पर विशेषज्ञों द्वारा बनाए और उकेरे गए थे, और इनमें ऐसी उत्कृष्ट कारीगरी थी जिसकी नकल आम कारखाने नहीं कर सकते थे। ये चीज़ें पहचान के लिए एक सुराग थीं। और जब प्रिया मल्लेश और उसकी पत्नी को मिली तो उसने कौन से कपड़े और जूते पहने थे? क्या ये वही कपड़े होंगे जो उसकी बेटी ने गायब होने से पहले पहने थे? नहीं, नहीं। ये सुनकर ली शुफेन और मल्लेश ने तुरंत हाथ हिलाकर इनकार कर दिया। जब हमें तियान तियान मिली तो उसे एक बांस की टोकरी में रखा गया था। उस समय उसने सिर्फ एक बड़ा लाल बेली बैंड पहना हुआ था, उसके अलावा वहाँ और कुछ नहीं था। संगीता और मल्लेश वेन लिजुन को कैसे बता सकते थे कि जब उन्होंने प्रिया को पाया तो वह 10 युआन के नोटों के एक मोटे ढेर पर लेटी हुई थी। उस समय उनकी शादी को 1 या 2 साल ही हुए थे और उनके कोई बच्चे नहीं थे, और उनका परिवार इतना गरीब था कि वे मुश्किल से गुजारा कर पाते थे। प्रिया को किसी ने टोकरी में रखा था और फूड स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं छोड़ दिया था। कुछ राहगीरों ने उसकी चीखें सुनी, लेकिन कुछ ही रुके, क्योंकि उस युग में हर कोई अपना पेट भरने और गर्म रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। कौन बोझ उठाएगा? कौन एक अतिरिक्त मुंह को खिलाने चाहेगा? मल्लेश और संगीता दया के कारण उसे देखने नहीं गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि संगीता ने शादी के 2 साल बाद भी गर्भधारण नहीं किया था। उन्होंने सोचा कि अगर छोड़ा गया बच्चा लड़का हुआ तो वे उसे घर ले जाएंगे और उसका पालन पोषण करेंगे। जब वे पास गए तो उन्होंने देखा कि टोकरी में बच्चा एक छोटी लड़की थी। तभी टोकरी में बैठी बच्ची ने पलटने की कोशिश की तो उसके नीचे नोटों का एक ढेर और खाने पीने के कुछ कूपन दिखाई दिए। पैसे और कूपन देखकर संगीता और मल्लेश की आंखें चमक उठीं। थोड़ा दोषी महसूस करते हुए वे जल्दी से टोकरी समेत बच्ची को उठाकर ले गए। एक बड़ा लाल बेली बैंड। वेन लिजुन की आवाज़ में एक अजीब सा भाव दिखा। उसने आंखें चौड़ी की, जल्दी से हाथ बढ़ाया और संगीता का हाथ पकड़ लिया और जोर से पूछा, उस बेली बैंड पर कौन सा पैटर्न कढ़ाई किया गया था? क्या वह अब भी सुरक्षित है? इस पर चपरासी और तितलियों की कढ़ाई है। चपरासी की कढ़ाई कितनी वास्तविक है और तितलियां कितनी सजीव हैं? संगीता ने वेन लिजुन की तत्परता को महसूस किया और उसकी आंखों की रोशनी और तेज हो गई। मैंने वह चीज़ रख ली है, जरा रुको, मैं उसे ढूंढने जाती हूँ। वेन लिजुन की प्रतिक्रिया देखकर उसे लगभग यकीन हो गया कि प्रिया ही वेन लिजुन की खोई हुई बेटी है। अगर ऐसा था, हे उसने और मल्लेश ने इतने सालों तक बड़ी मेहनत से प्रिया को पाला था, तो उन्हें वेन लिजुन से ज़रूर कुछ अच्छा लाभ मिलना चाहिए था। संगीता को उठकर अंदर वाले कमरे में जाते देख वेन लिजुन का कलेजा मुंह को आ गया। उस साल अपनी बेटी के लापता होने से पहले उसने चपरासी और तितलियों की कढ़ाई वाला एक बड़ा लाल बेली बैंड पहना हुआ था। जुलाई में गर्मी अपने चरम पर थी और बेली बैंड एक बच्चे के लिए पहनने के लिए सबसे अच्छी चीज़ थी। अब संगीता की बातें सुनकर वेन लिजुन सचमुच उत्साहित हो गई। अगर वह बेली बैंड वाकई उस समय वाले बेली बैंड जैसा ही था तो प्रिया उसकी जैविक बेटी थी। डू यांशु वेन लिजुन से ज्यादा दूर नहीं बैठा था और अपनी मां का उत्साह से लाल चेहरा देखकर वह मन ही मन आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे भी मानना पड़ा कि वेन लिजुन वाकई दृढ़ थी। बार बार निराशा, दुख और पीड़ा झेलते हुए उसने बार बार उम्मीद जगाई और किसी भी उपयोगी सुराग को कभी नहीं छोड़ा। जल्द ही संगीता ने भीतरी कमरे का पर्दा उठाया और बाहर आ गई। वेन लिजुन की नज़र उसके हाथ में लाल रंग के छींटे पर पड़ी और वह अनजाने में अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। वह 2 कदम आगे बढ़ी, संगीता के हाथ में लाल बेली बैंड को उत्साह से देखते हुए। देखो, क्या यही वही है जो तुम्हारी बच्ची ने पहना था जब वह लापता हुई थी? संगीता ने उसके चेहरे पर बेचैनी देखी और मुस्कुराते हुए उसे वेन लिजुन को दे दिया। वेन लिजुन ने हाथ बढ़ाया, उसके हाथ हल्के कांप रहे थे जैसे ही उसने फीके पड़ चुके लाल बेली बैंड को उठाया। समय के साथ बड़ा लाल बेली बैंड गहरे लाल रंग में बदल गया था और कपड़ा भी पुराना और झुर्रीदार हो गया था। हालांकि ये कपड़ा रेशम साटन का था। उस पर बने पैटर्न में गुलाबी और पीले रंग के पेओनी एक साथ खिले हुए थे और उनके चारों ओर 2 तितलियां फड़फड़ा रही थीं।
वेन लिजुन ने बेली बैंड को देखा, अपने निचले होंठ को कसकर काटा, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मल्लेश और संगीता जैसे आम लोग इसे कैसे पहचान सकते थे? इस बेली बैंड का कपड़ा बेहद कीमती रेशम साटन का था और उस पर कढ़ाई का पैटर्न कढ़ाई का था। ये बेली बैंड बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी बेटी ने लापता होने से पहले पहना था। यह मेरी बेटी का है, ये वही कपड़े हैं जो मेरी छोटी बच्ची ने गायब होने से पहले पहने थे। वेन लिजुन बेकाबू होकर रो रही थी, उसके आंसू टूटे हुए मोतियों की तरह बह रहे थे। उसके बगल में बैठे डू यानशु और डू वेई वेई दोनों ने धीरे से अपने भाव बदल लिए। डू यानशु को यकीन नहीं हो रहा था, फिर भी उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जगी। दूसरी ओर डू वेई वेई को डर और नुकसान का मिला जुला एहसास हो रहा था। उसे डर था कि वेन लिजुन सचमुच अपनी सगी बेटी को पालेगी। अगर डू परिवार को उनकी असली बेटी मिल भी गई तो क्या वे उसके साथ पहले जैसा व्यवहार करेंगे? तो हमारी तियान तियान सचमुच आपकी बेटी है। मल्लेश और संगीता के चेहरे पर उत्साह के भाव थे और उन्हें मन ही मन थोड़ी खुशी भी हुई। ये कपड़े वाकई मेरी बेटी ने पहने थे और तियान तियान भी मेरी ही बेटी होगी। वेन लिजुन ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे, उसका दिल आशंका और खुशी दोनों से भर गया था। अब 70-80% यकीन था कि प्रिया उसकी जैविक बेटी थी। मैं तियान तियान को ढूंढना चाहती हूँ, मैं उससे फिर से मिलना चाहती हूँ। वेन लिजुन ने बेली बैंड को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया, उसकी आवाज़ उत्साह और उत्सुकता से भरी हुई थी। क्या तुम सच में तियान तियान की माँ हो? वेन लिजुन को इतना खुश देखकर संगीता ने जानबूझकर कठोर चेहरा बनाया और पूछा, तो फिर तुमने उस समय तियान तियान को क्यों छोड़ दिया? तुम तियान तियान जैसी प्यारी बच्ची को कैसे छोड़ सकती हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसकी बातें सुनकर वेन लिजुन की आंखें लाल हो गईं और वह खुद को रोक नहीं पाए। हमारी बेटी हमारा अनमोल खजाना है, हमारी आंखों का तारा है, हम उसे कैसे न चाहें? बुरे लोग थे, बुरे लोग जिन्होंने उस समय मेरी बेटी को चुरा लिया था। संगीता और मल्लेश ने एक दूसरे को देखा और आखिरकार प्रिया के गायब होने की वजह समझ गए। तो यही हुआ, तो हमने आपको गलत समझा। सुश्री वेन, आपको नहीं पता, आजकल यहाँ बेटियों पर बेटों को तरजीह दी जाती है। कई गरीब परिवार बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाते, कुछ अपनी बेटियों को दे देते हैं और कुछ चुपके से उन्हें छोड़ देते हैं। संगीता ने आह भरते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे भी लगा था कि तुम भी ऐसे ही लोग हो। मल्लेश ने भी झट से अपनी बात में शामिल हो गए। नहीं नहीं, हमारे परिवार की बेटी सबसे प्यारी होती है। वेन लिजुन ने जल्दी से समझाया। ओह, तो तियान तियान सचमुच दयनीय है। हमारे साथ रहते हुए उसने इतने सालों में बहुत कुछ सहा है। संगीता ने आंसू पोंछते हुए कहा, उसकी नज़रें वेन लिजुन के पास ही डू वेई वेई पर पड़ी, उसके स्वर में कड़वाहट थी। क्या ये भी आपकी बेटी है? देखो, इसकी कितनी अच्छी परवरिश हुई है, तुम कह सकते हो कि यह बचपन से ही एक धन्य घर में पली बड़ी है, गोरी चिट्टी और नाजुक। उसकी बातें सुनकर डू वेई वेई का दिल बैठ गया और उसने अनजाने में वेन लिजुन की तरफ देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि संगीता अचानक उसका जिक्र करेगी और वह अंदर ही अंदर बहुत घबरा गई। ये वेई वेई है, यह मेरी गोद ली हुई बेटी है। उस साल मेरी जैविक बेटी के खो जाने के बाद हमने बहुत देर तक उसे ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। उस समय मेरी भावनाएं लगभग टूटने की कगार पर थीं, इसलिए मेरे परिवार ने मुझे उस दुख और दर्द से उबारने के लिए वेई वेई को गोद ले लिया। वेन लिजुन की नज़रें डू वेई वेई पर पड़ीं, कोमल और सौम्य। वेई वेई के हमारे घर आने के बाद मेरी भावनाएं धीरे धीरे स्थिर होने लगीं। उसका व्यवहार बहुत अच्छा है और मैं आभारी हूं कि वह इतने सालों तक मेरे साथ रही। लेकिन चाहे कितना भी समय बीत गया हो, मुझे हमेशा दृढ़ विश्वास रहा है कि मैं अपनी जैविक बेटी को अवश्य ढूंढ लूंगा। वेन लिजुन की बातें सुनकर डू वेई वेई के मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ पड़ीं। इतने सालों से डू परिवार ने उसे गोद लिया था, उसे आराम और विलासिता का जीवन दिया था और वह उसके प्रति कृतज्ञ थी। लेकिन दत्तक पुत्री होने के कारण वह हमेशा खुद को बहुत हीन महसूस करती थी। उसे और भी ज्यादा डर था कि अपनी जैविक बेटी को पाकर डू परिवार उसे छोड़ देगा। हालांकि इन बीते सालों में वेन लिजुन की बेटी के न रहने पर वही अपने माता पिता और भाइयों के साथ रही थी। अगर उन्होंने अपनी जैविक बेटी को स्वीकार भी कर लिया होता तो भी उसके साथ उनका रिश्ता शायद उतना गहरा न होता जितना उसका परिवार के साथ था। ये सोचकर डू वेई वेई को बहुत अच्छा लगा। तो ये लड़की सचमुच धन्य है, तियान तियान के विपरीत, जिसने हमारे अयोग्य होने के कारण हमारे साथ कष्ट और मेहनत की है। संगीता ने आह भरी, तुम दोनों ने इतने सालों तक तियान तियान को पालने में कड़ी मेहनत और कष्ट उठाए हैं। जब हम अपनी बेटी को स्वीकार करेंगे तो हम तुम्हारे परिवार को जरूर इसका अच्छा बदला देंगे। हालांकि वेन लिजुन अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उत्सुक थी, लेकिन वह नासमझ नहीं थी। वह समझ सकती थी कि संगीता और मल्लेश लाभ चाहते थे। हालांकि ये सामान्य था। वेन लिजुन को लगा कि चूंकि उन्होंने उसकी बेटी की परवरिश में मदद की थी, इसलिए उन्हें पैसे और लाभ देना ही उचित था। लेकिन उससे पहले उसे अपनी बेटी के पास जाकर उसे स्वीकार करना होगा।
अगर तियान तियान उसे बताए कि वह इतने साल अच्छी तरह से रही है, तो वेनलिजुन अपनी बेटी की ओर से मल्लेश और संगीता को अच्छी तरह से चुका देगी। ये चुकाने की बात क्या है? क्या हम ज्यादा औपचारिक नहीं हो रहे हैं? ये सुनकर संगीता तुरंत मुस्कुराए और हाथ हिलाया, तियान तियान हमारी भी बेटी है। हाँ हाँ, जब तक वह भविष्य में अच्छी तरह से जी सकती है, उसकी माँ और मैं निश्चिंत रहेंगे। मल्लेश ने भी अपनी आंखों के कोने को बगल से पोंछने का नाटक किया। उनके अतिरंजित भाव देखकर डुयांशु का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। आज सुबह जब वह डू परिवार के यहाँ पहुंचा था, तो उसने दरवाजे पर खड़े होकर सब कुछ साफ साफ सुन लिया था। ये जोड़ा प्रिया और उसके पति को कोस रहा था। ये जोड़ा कितना बेपरवाह लग रहा था। चूंकि यह पक्का हो गया है कि तियान तियान मेरी जैविक बेटी है, मैं जाकर उसे स्वीकार करना चाहती हूँ, वेनलिजुन ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में कोमल स्नेह भरा हुआ था। अच्छा, यह अच्छी बात है। तियान तियान पहले से ही शादीशुदा है, बस उसने जिस आदमी से शादी की है। संगीता प्रिया के पति का जिक्र करते हुए थोड़ा हकलाई, और उसके चेहरे पर असंतोष झलक रहा था। ये देखकर वेनलिजुन के चेहरे पर तुरंत तनाव छा गया। उसने जू होंगान से ज्यादा कुछ नहीं सीखा था, सिर्फ प्रिया के बारे में पूछताछ की थी, और चरण के बारे में भी उसे ज्यादा कुछ नहीं पता था। अब मल्लेश और संगीता के चेहरे के भाव देखकर उसका दिल बैठ गया, और उसे चिंता हुई कि प्रिया की शादी ठीक से नहीं हुई है। आखिरकार एक औरत के लिए एक खराब शादी का मतलब होता है आधा जीवन बर्बाद हो जाना। क्या हुआ? क्या तियान तियान ने जिस आदमी से शादी की है उसमें कुछ गड़बड़ है? वेनलिजुन की आंखें चिंता से भरी थीं, और उसने जल्दी से पूछा। उसमें खैर और कोई कमी नहीं है। उस समय जब वह तियान तियान का हाथ मांगने आया था, तो उसने सगाई के उपहार और दहेज की पेशकश की थी, और वह तियान तियान से सच्चा प्यार करता था। संगीता इस बात पर आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। बात बस इतनी है कि युवाओं को पैसे का प्रबंधन करना नहीं आता, वे बहुत ज्यादा फिजूल खर्च होते हैं। तियान तियान से शादी करने के लिए उसने ऊंची ब्याज पर कर्ज भी लिया। नया घर खरीदना, उसे सजाना, और इन सब के लिए उस पर बहुत सारा पैसा बकाया है। मुझे डर है कि तियान तियान का उसके साथ जीवन मुश्किल हो जाएगा, और उसे चुकाने के लिए अंतहीन कर्ज होंगे। ये सुनकर वेनलिजुन को थोड़ी राहत महसूस हुई। चारण का शादी के लिए पैसे उधार लेना समझ में आता था। जब तक वह जुए, शराब, वेश्यावृत्ति या ड्रग्स में शामिल नहीं था, और जब तक उसका चरित्र ठीक था और वह तियान तियान के साथ अच्छा व्यवहार करता था, वेनलिजुन ज्यादा चिंता नहीं करता था। आखिरकार उनके डू परिवार के पास धन और शक्ति थी। उनकी उंगलियों से थोड़ा सा भी रिसाव प्रिया और चरण के लिए बेफिक्र जिंदगी जीने के लिए काफी होगा। यह अच्छा है, यह अच्छा है। जब तक वह तियान तियान के साथ अच्छा व्यवहार करता है और तियान तियान उसे पसंद करती है, तब तक सब ठीक है। वेनलिजुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, और उसका दिल थोड़ा हल्का हो गया। इसके बाद उसने संगीता और उसके पति से प्रिया के पिछले वर्षों के जीवन के बारे में विस्तार से पूछताछ की। मल्लेश और संगीता ने प्रिया के बचपन के किस्सों के साथ साथ गरीबी के कारण उसके द्वारा झेले गए कष्टों और कष्टों के बारे में भी बात की। वेनलिजुन सुनती रही, कभी हंसती, कभी रोती, प्रिया के वर्षों के जीवन के अनुभवों के लिए दुख और पीड़ा महसूस करती रही। उसे यह नहीं पता था कि मल्लेश और संगीता ने अपनी भूमिकाएं बड़ा चढ़ाकर पेश की थीं। अपनी कहानी सुनाते हुए उन्होंने खुद को एक सख्त पिता और एक दयालु मां के रूप में पेश किया। उन्होंने प्रिया के प्रति निष्पक्ष होने का दावा किया। उनकी दत्तक पुत्री, यहाँ तक कि उसके साथ अपने जैविक बच्चों से भी बेहतर व्यवहार करते थे। वास्तव में वे प्रिया के साथ उतने अच्छे नहीं थे जितना उन्होंने दावा किया था। कुछ देर बातचीत करने के बाद वेनलिजुन खड़ी हुई और मल्लेश और संगीता को अलविदा कहा। वह प्रिया को ढूंढने और उसकी बेटी से मिलने जाने की तैयारी कर रही थीं। संगीता और मल्लेश उनका पीछा करना चाहते थे, लेकिन वेनलिजुन ने विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहती कि जब वह अपनी बेटी से मिले तो वहां बहुत सारे लोग मौजूद हों। मल्लेश और संगीता के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे केवल अपने दिल में उम्मीद कर सकते थे कि वेनलिजुन द्वारा प्रिया को स्वीकार करने के बाद वह उन्हें एक बड़ी रकम देगी। वे इतने सालों तक प्रिया को यूं ही नहीं पाल सकते थे। वेनलिजुन और उनके साथियों को प्रवेश द्वार पर खड़ी काली कार की ओर जाते और कार को जाते हुए देखने के बाद संगीता और मल्लेश अभी भी कुछ उत्साहित थे। बूढ़े डू, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम शहर से एक अमीर युवती को ले जाएंगे। देखो, वे कितनी सजी धजी और उजली हैं। वे जरूर बहुत अमीर होंगी। संगीता की आवाज़ उत्साह से भरी थी। मुझे आश्चर्य है कि तियान तियान को स्वीकार करने के बाद वे हमारे परिवार को कितने पैसे देंगे। 10,000 या 8,000 होंगे, है ना? वे शायद इससे कम नहीं दे सकते। बड़े शहर के लोगों को हमेशा अपनी इज्जत बचानी होती है। मल्लेश की आंखों में चमक आ गई और उसकी आवाज़ में अदम्य उत्साह था। अगर वे हमें 10,000 युआन दे दें तो हम तुरंत गांव के पहले 10,000 युआन वाले घर बन जाएंगे। संगीता ने उसे यह कहते हुए सुनकर गहरी सांस ली। 10,000 युआन वाला घर, हे भगवान! काली एसयूवी देहाती सड़क पर स्थिर गति से चल रही थी। माँ,
क्या हम उसे अभी ढूंढ लेंगे? स्टीयरिंग व्हील संभालते हुए डू यानशु ने वेन लिजुन से उसकी राय पूछी। हाँ यानशु, मैं इंतजार नहीं कर सकता। वेन लिजुन ने एक हाथ अपनी छाती पर रखा था और दूसरे हाथ से उसने प्रिया का लाल चपरासी रंग का बेली बैंड कसकर पकड़ रखा था। उसकी आवाज़ का लहजा सामान्य से अलग था। उत्साह, प्रत्याशा, घबराहट और बेचैनी आपस में गुंथी हुई थी, जिससे उसका दिमाग सामान्य रूप से सोच नहीं पा रहा था। ठीक है, तो हम चलते हैं। डू यानशु ने अपने होंठ थोड़े से भींच लिए। उसे उम्मीद थी कि यह एक और निराशा नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे ये भी नहीं पता कि तियान तियान हमें स्वीकार करेगा या नहीं, वेन लिजुन ने अचानक कमजोरी से कहा। उसकी आंखें आशंका से भर गईं। उसके अंदर एक घर के पास की शर्म सी पैदा हो गई। अब ये लगभग तय हो गया था कि प्रिया उसकी बेटी है, लेकिन वह थोड़ी डरी हुई भी थी। उसे डर था कि उसकी बेटी उससे नफरत करेगी, उसे पहचान नहीं पाएगी। माँ, चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि छोटी बहन जरूर हमारे साथ फिर से मिलने को तैयार हो जाएगी। डू वेई वेन लिजुन के पास बैठा, अब उसका हाथ थामे उसे धीरे से दिलासा देते हुए। हम जैसे कई परिवार के सदस्यों की देखभाल और प्यार के साथ छोटी बहन जरूर बहुत खुश होगी। वेन लिजुन थोड़ी अनिश्चित महसूस कर रही थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि ज्यादा सोचना बेकार है। वह अपनी बेटी से मिलने वाली थी और वह बहुत घबराई हुई थी। छोटा सा आंगन। चरण मेज पर बैठा तेजी से लिख रहा था। उसे जिंगू लीजेन पत्रिका में 2 धारावाहिक उपन्यासों, एक काल्पनिक और एक ज़ियानिक्सिया, के लिए हर महीने 2 लाख अक्षर जमा करने थे। यह कोई छोटा मोटा काम नहीं था, इसलिए चरण जब भी समय मिलता उपन्यासों की नकल कर लेता। हालांकि अभी पांडुलिपि शुल्क कम था और रॉयल्टी की आय अभी तक नहीं हुई थी, चरण जानता था कि भविष्य में जब इनके कॉपीराइट बेचे जाएंगे तो ये दोनों किताबें तेजी से बिकेंगी। इसलिए उसकी अब की मेहनत बाद में मोटी कमाई के लिए थी। जब वह व्यस्त था, तभी मुख्य हॉल में टेलीफोन की घंटी बजी। चरण ने कलम नीचे रखी, कमर कसी और फोन उठाने के लिए आगे बढ़ा। कॉल जू होंगान का था और जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, रिसीवर से उसकी उत्साहित आवाज़ आई। चरण, हमारे डिज़ाइनरों और इंजीनियरों ने आपके द्वारा दिए गए कृषि यंत्रों के डिज़ाइनों का गहन अध्ययन किया है। उन्होंने कहा कि इनके निर्माण की सफलता दर बहुत अच्छी है और कृषि विज्ञान संस्थान ने प्रोटोटाइप मशीनों के निर्माण की व्यवस्था शुरू कर दी है। जू होंगान की बातें सुनकर चरण की आंखें मुस्कुराहट से चमक उठीं। ये बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि उन सभी कृषि मशीनों का सफलतापूर्वक निर्माण किया जा सकेगा। वे निश्चित रूप से होंगे, जू होंगान ने हंसते हुए जवाब दिया। चरण, अगर इन सभी कृषि मशीनों का सफलतापूर्वक निर्माण किया जा सकता है तो आप हमारे देश के लिए एक महान नायक होंगे। एक बार नई कृषि मशीनरी विकसित हो जाने के बाद चीन को उन्नत विदेशी कृषि उपकरण खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे ऐसी ही उम्मीद है, चरण ने बिना किसी तनाव के शांति से कहा। वह जानता था कि ब्लूप्रिंट का पालन करने से इन कृषि मशीनों का निश्चित रूप से सफलतापूर्वक निर्माण किया जाएगा, इसलिए वह बिल्कुल चिंतित नहीं था। चरण, आप कृषि क्षेत्र में बहुत प्रतिभाशाली हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप हमारे कृषि विज्ञान संस्थान में शामिल होने के इच्छुक हैं? जू होंगान रुक गए, फिर चरण की ओर एक जैतून की शाखा बढ़ा दी। और चरण द्वारा प्रस्तावित हर पहलू एक बड़ी छलांग, एक क्रांतिकारी उन्नति का प्रतिनिधित्व करता था। ये सुनकर कि जू होंगान उसे भर्ती करना चाहता है, चरण को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि जैसे जैसे वह अपनी अलग पहचान बनाएगा, ऊपर वाले उस पर जरूर ध्यान देंगे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आगे चलकर चरण ऐसी क्षमताएं प्रदर्शित करेगा जो हर वर्ग के लोगों को चौंका देंगी। डायरेक्टर जू, मैं कृषि विज्ञान संस्थान में शामिल होने के लिए राजी हो सकता हूं, लेकिन कुछ बातें हैं जो मुझे पहले आपको स्पष्ट करनी होंगी। चरण ने धीरे से कहा, उसकी उंगली हल्के से काउंटर पर थपथपा रही थी। बोलो, तुम्हारी जो भी शर्तें हों मुझे बता दो। जू होंगान ये सुनकर बहुत उत्साहित हुआ कि चरण कृषि विज्ञान संस्थान में शामिल होने के लिए तैयार है। आखिरकार उसकी नज़र में चरण एक अद्भुत प्रतिभा था। मैं स्वभाव से थोड़ा बेपरवाह हूं और मुझे पाबंदियां पसंद नहीं हैं। इसलिए अगर मैं कृषि विज्ञान संस्थान में शामिल होता हूं तो मैं परंपराओं का पालन नहीं कर पाऊंगा और हर दिन काम पर नहीं जा पाऊंगा। इससे मेरे जीवन और शोध की लय में बाधा ही आएगी। चरण ने अपनी चिंता व्यक्त की, और मैं अभी जियांग शहर नहीं जाऊंगा, इसलिए मेरे लिए बीजिंग में काम करना असंभव है। चरण के मन में एक विचार था, वह जियांग शहर को विकसित कृषि और उद्योग के साथ एक सुपर प्रथम श्रेणी के शहर में बदलना चाहता था। उसका अल्पकालिक लक्ष्य यूजियान बुक स्टोर से प्राप्त ज्ञान और तकनीक का उपयोग करके सबसे पहले हुआंगान काउंटी और जियांग शहर का पुनरुद्धार करना था। उसका दीर्घकालिक लक्ष्य एच प्रांत का पुनरुद्धार और चीन का पुनरुद्धार करना था। इन लक्ष्यों को चरणबद्ध तरीके से प्राप्त करना था। चरण में धैर्य था और उसके पास इस युग को बदलने के लिए पर्याप्त ज्ञान और शक्ति भी थी। इसलिए उसके पास काम करने के अपने तरीके थे और वह कठोर ढांचों में सीमित नहीं रह सकता था। चरण, मैं तुम्हारी कही हर बात समझ गया।
जू होंगान की आंखों में प्रशंसा के भाव थे। वाकई एक जीनियस की सोच आम लोगों से अलग होती है। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपके लिए कृषि विज्ञान संस्थान में सलाहकार विशेषज्ञ बनने की व्यवस्था करूंगा। आपको बीजिंग के कृषि विज्ञान संस्थान में काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं अपने हुआंगान काउंटी में अपने शोध कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। चाहे आपको जनशक्ति की ज़रूरत हो या सामग्री की, जब तक आप मांगेंगे, मैं आपके लिए उन्हें लागू करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद, निदेशक जू। चरण बहुत खुश हुआ और जू होंगान को जल्दी से धन्यवाद दिया। जू होंगान की व्यवस्था उसकी उम्मीद से भी बेहतर थी। तो ये तय हो गया, चरण, मुझे आपसे एक और बात पर चर्चा करनी है। कृपया बोलें, निदेशक जू। चरण ने जू होंगान के स्वर में बदलाव महसूस किया और उसे संदेह की एक झलक महसूस हुई। आपकी पत्नी के बारे में, प्रिया, जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था, तब मैंने अपने उस दोस्त से इस बारे में बात की थी जो कुछ हद तक तियान तियान जैसा दिखता है। मेरे दोस्त को शक है कि तियान तियान उसकी बेटी है जो कई साल पहले लापता हो गई थी, इसलिए वे जल्द ही स्थिति को समझने और यह पुष्टि करने के लिए आपके पास आ सकते हैं कि क्या प्रिया उनकी लंबे समय से खोई हुई जैविक बेटी है। जू होंगान ने यह सब एक ही सांस में कह दिया। उसके दिल में थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। वह नहीं जानता था कि चरण उसे दखल देने या हद पार करने का दोषी ठहराएगा। प्रिया के रिश्तेदार। चरण की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उस दिन भोजन के दौरान जू होंगान की आकस्मिक टिप्पणी का ऐसा असर होगा। लेकिन इतनी विशाल दुनिया में कई सालों से बिछड़े परिवार के सदस्यों को ढूंढना इतना आसान नहीं था। वे कितने निश्चित हैं। उसने अंदर वाले कमरे की तरफ देखा तो प्रिया सिलाई मशीन के सामने कपड़ा काट रही थी। लड़की का चेहरा बहुत सुंदर लग रहा था। उसके हाव भाव गंभीर और एकाग्र थे, मानो उसकी आंखें सिर्फ उसके काम को देख रही हों। उसे देखकर चरण की नज़रें नरम पड़ गईं। अगर वे पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे, तो वह नहीं चाहता था कि कोई उनके जीवन में खलल डाले। अगर वे वाकई प्रिया के परिवार वाले थे तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं, तो क्या ये सिर्फ एक झूठी चेतावनी नहीं होगी? इससे उसकी पत्नी भी दुखी हो सकती थी। उनकी शक्ल सूरत से आपकी पत्नी मेरी बचपन की दोस्त से 6-7 हिस्से मिलती जुलती है, खासकर उसकी भौहें और आंखें। जू होंगान ने धीरे से कहा, उनके परिवार को पहले जांच करनी चाहिए और पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही आपसे संपर्क करना चाहिए, इसलिए चरण, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जू होंगान की यह बात सुनकर चरण को थोड़ी राहत मिली। उसे ये भी उम्मीद थी कि परिवार तभी दरवाज़ा खटखटाएगा जब उन्हें पूरी तरह से यकीन हो जाएगा। ठीक है, निर्देशक जू, मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। मुझे तो ये भी चिंता थी कि यह आपको परेशान करेगा। जू होंगान ने जल्दी से कहा, चरण, जब वे कृषि मशीनें बन जाएंगी तब मैं आपसे फिर संपर्क करूंगा। अगर आपको अपनी तरफ से कुछ चाहिए तो आप मुझे या वांग योन को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चरण ने सहमति में सिर हिलाया। जू होंगान से बात बंद करने के बाद चरण अपनी पत्नी को देखता रहा, विचारों में खोया हुआ। वह थोड़ा हिचकिचा रहा था, सोच रहा था कि क्या प्रिया को पहले बता दूं ताकि वह मानसिक रूप से तैयार हो सके। वह सोच ही रहा था कि अचानक उसे आंगन के गेट के बाहर से एक कार के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। चरण अवचेतन रूप से आंगन के प्रवेश द्वार की ओर देखा। आंगन के प्रवेश द्वार पर धीरे धीरे 3 आकृतियां प्रकट हुईं, 2 महिलाएं और एक पुरुष। जब उसने बीच में खड़ी महिला का चेहरा साफ देखा तो चरण थोड़ा हैरान हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा जू होंगान ने बताया था। प्रिया की भौहें और आंखें उससे 6-7 गुना मिलती जुलती थीं। उसने अभी अभी जू होंगान से बात की थी और उसे पता चला था कि कोई रिश्तेदारी का दावा करने आ सकता है। क्या ये परिवार सचमुच इतनी जल्दी आ गया था? माफ़ कीजिए, क्या ये चरण और प्रिया का घर है? वेन लिजुन और अन्य 2 आंगन के प्रवेश द्वार पर खड़े थे और जब डू यांशु ने चरण को मुख्य कमरे में खड़ा देखा तो उसने जोर से पूछा। चरण, जो घर के अंदर था, ने डू यांशु की बातें सुनी और अपने विचारों की पुष्टि की। ये लोग यहाँ पारिवारिक पुनर्मिलन के लिए आए होंगे। उसके रूप को देखकर बीच में बैठी महिला वास्तव में तियान तियान की तरह दिखती थी। वह सिर्फ यह नहीं जानता था कि उनके पास पुनर्मिलन के लिए अन्य महत्वपूर्ण सबूत हैं या नहीं। चरण ने आंगन में कदम रखा, समूह की ओर सिर हिलाया और कहा, ये सही है, मैं चरण हूँ और मेरी पत्नी प्रिया है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? चरण के शब्दों को सुनने के बाद डू यांशु ने ध्यान से उसका आकलन किया। दुबला और लंबा, लगभग 1.85 मीटर का। उसके चेहरे की विशेषताएं अच्छी तरह से परिभाषित थीं और पहली नज़र में वह काफ़ी सुंदर था। वह बस यह नहीं जानता था कि उसका चरित्र और व्यक्तित्व कैसा था। डू यांशु ने मन ही मन बुदबुदाया और फिर समूह का परिचय चरण से कराया। मैं डू यांशु हूँ, यह मेरी माँ वेन लिजुन और मेरी छोटी बहन डू वेई वेई हैं। 22 साल पहले मेरी सगी बहन को बदमाशों ने अगवा कर लिया था, जिससे वह कई सालों तक हमसे अलग रही। हमने जांच की और पाया कि आपकी पत्नी प्रिया संभवतः डू परिवार से हमारी खोई हुई पारिवारिक सदस्य हैं, इसलिए आज आने का हमारा उद्देश्य इसकी पुष्टि करना है।
चरण ने डू यांशु की बातें सुनने के बाद उनकी नज़र उन तीनों पर पड़ी। एक ही नज़र में वह बता सकता था कि डू परिवार की पृष्ठभूमि असाधारण होनी चाहिए। वेन लिजुन और डू वेईवेई के कपड़े मुलायम, आरामदायक कपड़े से बने थे और उनकी शैलियाँ सुंदर और सुरुचिपूर्ण थीं। दोनों की त्वचा नाजुक और चिकनी थी और वे सिर से पैर तक बेदाग साफ थे। यहाँ तक कि उनके चमड़े के जूते भी उत्तम दर्जे के गाय के चमड़े से बने थे, जो उत्तम और आरामदायक लग रहे थे। तलवों पर थोड़ी गंदगी के अलावा ऊपरी भाग साफ और चमकदार दिख रहे थे। हुआंगान काउंटी जैसे छोटे से कस्बे में इतने लाड़ प्यार से पले बड़े और बेदाग लोग कैसे देखे जा सकते थे। डू यांशु की बात करें तो वह लंबा चौड़ा, ताकतवर, सुंदर और दृढ़ आंखों वाला था। जब वह बोलता था तो उसमें बीजिंग जैसा हल्का सा लहजा झलकता था। इसके अलावा चारण को उसमें एक मजबूत, अडिग आभा का एहसास हुआ। डू यांशु सीधा खड़ा था, उसकी हर हरकत एक सैनिक जैसी लग रही थी। वह एक सैनिक था और शायद एक अफसर भी। चारण ने मन ही मन अनुमान लगाया, अपने विचारों को दबाते हुए। चरण ने समूह की ओर देखा और धीरे से पूछा, आप लोग डू परिवार के पास गए होंगे, है ना? आप कितने निश्चित हैं? वेन लिजुन और डू यांशु ने एक दूसरे को देखा और चरण के लिए उनके दिलों में संतुष्टि की एक झलक उभरी। वह बहुत शांत लग रहा था, घबराया हुआ नहीं था और मल्लेश और संगीता की तरह नहीं था, जो चापलूसी और हिसाब किताब कर रहे थे। हाँ, हम मल्लेश और संगीता से पहले ही मिल चुके हैं, वेन लिजुन ने कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी कर्कश थी। मल्लेश और संगीता से हमें पता चला कि तियान तियान ने जो कपड़े पहने थे जब उन्होंने उसे गोद लिया था, वे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमारे बच्चे ने लापता होने से पहले पहने थे। जैसे ही उसने बात की, उसने अपनी हथेली खोली, जिससे चरण को उसके हाथ में लाल बेली बैंड स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। चरण की निगाहें उसकी हथेली पर केंद्रित हो गईं, उसकी आंखें थोड़ी रुक गईं। लाल बेली बैंड, उसका दिल थोड़ा कांप उठा और वेन लिजुन और डू यांशु की ओर उसकी निगाहें और भी गंभीर हो गईं। कृपया मेरे साथ अंदर आइए, उसने कहा, मुख्य कमरे की ओर रास्ता दिखाते हुए। वेन लिजुन थोड़ा उत्साहित था और जल्दी से डू यांशु और डू वेईवेई को पीछे आने के लिए बुलाया। चरण ने दरवाजे से प्रवेश किया और भीतरी कमरे की ओर देखा। तियान तियान, हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, उसने धीरे से पुकारा। प्रिया सिलाई मशीन में व्यस्त थी। उसने कमरे के अंदर से चरण को दरवाजे पर किसी से बात करते हुए स्पष्ट रूप से सुना था, लेकिन चूंकि उसने उसे नहीं बुलाया था इसलिए वह बाहर नहीं गई थी। अब चरण को बुलाते हुए सुनकर प्रिया ने जल्दी से अपना काम छोड़ दिया और भीतरी कमरे से बाहर चली गई। घर में इतने सारे लोगों को देखकर उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसका दिल मानो रुई से अवरुद्ध हो गया हो, थोड़ा घुटन भरा सा। वेन लिजुन भी ऐसा ही था। प्रिया को साफ साफ देखने के बाद वह वहीं जड़वत खड़ी रही, उसका मन शून्य। उसके दिल में एक आवाज़ चीखी, यह उसकी जैविक बेटी थी। प्रिया उसकी जैविक बेटी थी। पास खड़ा डू यांशु भी थोड़ा हिल गया। प्रिया को देखने से पहले उसके दिल में अभी भी कुछ शंकाएं थीं, लेकिन प्रिया का रूप रंग देखने के बाद उसे अब प्रिया की पहचान पर जरा भी शक नहीं रहा, क्योंकि प्रिया की भौहें और आंखें वेन लिजुन की बचपन की भौहों और आंखों जैसी ही थीं। उसका दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। इस बार ऐसा लग रहा था कि वे सचमुच उसकी सगी बहन को ढूंढने वाले हैं। डू वेईवेई किनारे से देख रहा था, थोड़ा घबराया हुआ। डू परिवार सचमुच अपनी खोई हुई बच्ची को ढूंढने वाला था। अब वह भविष्य में क्या करेगी? सुश्री वेन, श्रीमान डू, कुमारी डू, कृपया बैठ जाए। चरण ने मुख्य कक्ष में सभी को स्तब्ध खड़े देखा और उनका अभिवादन किया। उसने पहले प्रिया को कुर्सी पर बैठने में मदद की, फिर सबके लिए चाय डाली। वेन लिजुन और बाकी लोग प्रिया के सामने बैठ गए। उनकी नज़रें प्रिया पर गड़ी थीं। प्रिया को लगा कि उसका मन अस्त व्यस्त हो रहा है। उसके मन में कई विचार कौंध रहे हैं। ये लोग, क्या ये उसके असली परिवार हो सकते हैं? क्या वे उसे पहचानने आए थे? उस समय वह अपने परिवार से अलग क्यों थी? कृपया कुछ चाय लें। चरण ने वेन लिजुन और अन्य लोगों के लिए उबली हुई चाय लाकर दी और उनका विनम्रता से अभिवादन किया। धन्यवाद। वेन लिजुन ने अवचेतन रूप से उसे धन्यवाद दिया। उसकी आंखें अभी भी प्रिया को गौर से देख रही थीं। प्रिया ने महसूस किया कि हर कोई उसे घूर रहा है। वह थोड़ा घबराए और असहज महसूस कर रही थी। तियान तियान, क्या मैं आपको तियान तियान कह सकती हूँ? वेन लिजुन ने अपने उत्साह को दबा लिया। डर था कि बहुत उत्साही होने से उसके सामने वाली लड़की डर जाएगी। वह एक छोटे सफ़ेद खरगोश की तरह लग रही थी, जिससे दया, स्नेह और कोमलता झलक रही थी। प्रिया ने चरण की ओर देखा और उसकी आंखों में प्रोत्साहन और आश्वासन देखकर उसकी घबराहट तुरंत काफ़ी हद तक दूर हो गई। आप कर सकते हैं, जैसा उसने कहा। उसने वेन लिजुन को एक विनम्र, फीकी मुस्कान दी। तियान तियान, क्या मैं तुम्हारे दाहिने कान के पीछे देख सकता हूँ? वेन लिजुन ने प्रिया की ओर देखा और सावधानी से पूछा। उसकी आंखें उत्सुकता से भरी थीं। प्रिया थोड़ा स्तब्ध थी और अनजाने में ही उसने अपना दाहिना कान छूने के लिए हाथ बढ़ाया। चरण ने भी प्रिया की ओर देखा, मानो उसने कुछ सोचा हो, और उसकी आंखों में एक एहसास की झलक दिखाई दी। तुम देख सकती हो,
जैसे ही प्रिया, ये कहते हुए उसने अपना शरीर घुमाया, अपने कान को हाथ से आगे की ओर दबाया ताकि वेन लिजुन और बाकी लोग ज्यादा साफ देख सकें। उसके दाहिने कान के पीछे लगभग बाजरे के दाने के आकार का एक सिंदूरी रंग का जन्मचिन्ह था। सिंदूरी रंग का जन्मचिन्ह देखकर वेन लिजुन की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अचानक अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। मेरे दोस्तों को सुनने के लिए धन्यवाद।